हेलो एवरीवन। आज का जो प्रोजेक्ट है वो एक कैलकुलेटर है। जो स्क्रीन पे दिख रहा है इसको रिएक्ट जेएस की मदद से बनाने वाले हैं। ठीक है, ये डिजाइनिंग ऐसा सीएसएस की मदद से करने वाले हैं। ओके, तो डेमो दिखा देता हूँ। ये लाइट मोड एंड डार्क मोड फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है। देन अगर ये जो दिख रहा है तो मैं ऑलरेडी टेक्स्ट प्रेजेंट है, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री का फंक्शन है इसके अंदर कि अ, जो भी तुमने कैलकुलेट किया ना उसका हिस्ट्री ये रिकॉर्ड करता है। अप टू 20 का लिमिट है, 20 तक का ही हिस्ट्री रिकॉर्ड करता है। एंड एक और फंक्शनलिटी, अगर तुम किसी हिस्ट्री पे क्लिक करते हो तो वो जो अपना करंट एक्सप्रेशन चल रहा है ना उसके अंदर ऐड हो जाता है, मतलब उससे रिप्लेस हो जाता है। तो उसके अंदर तुम चेंज कर पाओ, जो प्रीवियस हिस्ट्रीज है ना उसके अंदर तुम कुछ चेंज कर पाओ, इसलिए। दूसरा चीज़, ये अपना कीपैड है। कीपैड से तुम कुछ भी टाइप करोगे तो देख लो लाइव जो है कैलकुलेशन वो होता है इसके अंदर। ओके, लाइव कैलकुलेशन है इसके अंदर। एंड अनदर थिंग कि तुम जो कीबोर्ड है कीबोर्ड से भी टाइप कर सकते हो, उसको भी लिसन करता है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें जो स्क्रीन पे कीपैड दिख रहा है उसी से टाइप करना है। ओके, एंड वैलिडेशंस हैं, जैसे कि अगर तुमने इसके बाद कोई ऑपरेटर लगाया, कोई नंबर लिखा देना ऑपरेटर लगाया, तो तुम अलग से कोई ऑपरेटर नहीं लगा सकते। मैं भी की प्रेस कर रहा हूँ देखो स्क्रीन से भी, लेकिन कोई ऑपरेटर नहीं लगेगा। और एंटर दबा दी शायद। ओके, जैसे 40 के बाद प्लस लगाया ना हो, कोई भी ऑपरेटर नहीं लगेगा। ना ही तुम डेसिमल लगा सकते, क्योंकि बेसिकली वो इनवैलिड एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। एंड वो सब वैलिडेशन से चेक्स लगा रखे हैं कि ताकि ऐसा ना हो, इनवैलिड एक्सप्रेशन यूजर एंटर ना कर पाए। ओके, देन एंटर या इक्वल टू के प्रेस पे तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। एंड देन वो जो एक्सप्रेशन था वो इसके अंदर हिस्ट्री के अंदर अपना ऐड हो जाएगा। सो दिस इज एक और चीज़, ये लोकल स्टोरेज में स्टोर्ड है तो अपनी स्टेट को परसिस्ट करता है। जैसे कि अभी डार्क मोड है तो डार्क मोड में ही रहेगा। अब मैं लाइट कर दूंगा एंड रिफ्रेश करूंगा तो लाइट में ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। सिमिलरली डार्क है तो डार्क में रहेगा रिफ्रेश करने पे। एंड ये हिस्ट्री भी परसिस्ट रहती है, ये भी चेंज नहीं होती है। ओके, सो डेमो हो गया। अभी बात करते हैं जो स्ट्रक्चर है कैसा है आपका। स्ट्रक्चर के लिए द आउटर ब्लू वन इज आवर कैलकुलेटर। कैलकुलेटर है। कैलकुलेटर के अंदर दो कंपोनेंट्स हैं, एक है हेडर, ये वाला, ये हेडर है। देन एक है कीपैड, दिस थिंग नीचे वाला। ओके, सो हेडर एंड कीपैड आपस में लिंक नहीं है, ये सिर्फ कैलकुलेटर के जरिए ही एक दूसरे से लिंक है। ये दोनों बेसिकली सिबलिंग्स हैं। ओके, ये लिंक नहीं है। एंड जितना भी डिस्प्ले वाला पार्ट है ना जो यूजर को दिखाना है वो सब हेडर के अंदर होता है। एंड जो भी इनपुट लेने वाला पार्ट है और स्क्रीन से जो भी इनपुट लेने वाला पार्ट है वो कीपैड के अंदर होता है। एंड दोनों जो कंपोनेंट्स हैं वो कैलकुलेटर के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं ताकि एक इनपुट ले एंड अकॉर्डिंगली दूसरा उसको दिखाए। सो कोऑर्डिनेशन का जो कैलकुलेटर ब्लू वाला कैलकुलेटर कंपोनेंट है उसके ज़रिए होता है। ओके, एंड अगर तुम सोच रहे हो कि ये क्या है, यहाँ पे ये नेवर है, नेवर कह सकते हो काइंड ऑफ। ओके, एंड ये एक कंपोनेंट नहीं है, जस्ट कैलकुलेटर के अंदर एक डिव है। एंड ये स्टाइलिंग से ऐसा कर रखा है, इसको सीएसएस की स्टाइलिंग देखिए ऐसा बना रखा है। ओके, सो दिस वाज द ओल्ड स्ट्रक्चर। प्रिटी सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं इसमें। ठीक है, एक बार फ्लो की बात कर लेते हैं कि कैसे ऐप जो है वो काम करेगा। ओके, सो क्या होगा, सबसे पहले अपना जो आउटलाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ये येलो वाला, हाँ कलर सेम रखते हैं। एक जस्ट सेकेंड, ब्लू वाला कैलकुलेटर। ओके, सो जब भी हम कीबोर्ड से या फिर जो स्क्रीन पे कीपैड है इससे कोई भी की प्रेस करेंगे तो वो अपना कैलकुलेटर के पास जाएगा, वो की जो इन्फॉर्मेशन है उसके साथ। एंड कैलकुलेटर जो कंपोनेंट है उसके अंदर एक फंक्शन होगा हैंडल की प्रेस करके, वो जो की प्रेस हुई है उसको हैंडल करेगा। हैंडल इन द सेंस उसको अकॉर्डिंगली स्क्रीन पे दिखाएगा, वैलिडेशंस लगाएगा। अगर मान लो तुमने प्लस दबा के दोबारा फिर माइनस दबा दिया तो ये एक इनकरेक्ट इनवैलिड सिंटैक्स है। ठीक है, तो ये वैलिडेशंस वगैरह सब हैंडल की प्रेस फंक्शन के अंदर ही लगेंगे। एंड देन जब रिजल्ट दिखाने का बारी होगा तो एक और फंक्शन होगा कैलकुलेट रिजल्ट करके, वो एक्सप्रेशन को अपने अंदर लेगा एंड देन अकॉर्डिंगली रिजल्ट दिखाएगा। ऑब्वियसली वैलिडेशंस लगेंगी उसमें भी, मतलब वैलिडेशंस हर जगह लगा के चल रहे हैं। कोशिश यही है कि जो कोड है वो नीट एंड क्लीन हो एंड वो पिट्टू परफेक्ट हो, कहीं भी क्रैश ना हो। ओके, सो वैलिडेशंस लगा के चल रहे हैं। एंड इतना ही है, दो फंक्शंस होंगे जस्ट, वो सारी फंक्शनैलिटी को हैंडल करेंगे। ओके, सो दोबारा बता देता हूँ कि कीपैड से तुमने
यहाँ पे कीपैड से तुमने कुछ भी प्रेस किया वो जाएगा देन इसके पास, कैलकुलेटर के पास, ठीक है। एंड देन कैलकुलेटर सारी प्रोसेसिंग करके आउटपुट कुछ होगा वो हेडर के पास भेजेगा कि भैया ये आउटपुट आया है, इसको दिखा दो। देन हेडर उसको अपने अंदर यहाँ पे शो कर देगा। ओके, ये कैलकुलेटर यहाँ से हेडर के पास भेजेगा एंड देन हेडर उसको शो कर देगा, जो भी यहाँ पे शो करना होगा, ऐसे कर जो भी शो करना होगा वो शो कर देगा, ठीक है। सो दिस इज़ द बेसिक फंक्शनैलिटी। 2 ही फंक्शंस होंगे जो सारा चीज़ों को हैंडल कर रहे होंगे। ओके, सो फ्लो हो गया, अब इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गो टू योर डायरेक्टरी में जाएंगे, देन npx क्रिएट रिएक्ट ऐप कमांड है उसको चलाएंगे एंड देन अपने जो पैकेज है उसका नाम, जो अपने ऐप का नाम रखने वाले हैं, सो बेसिकली कैलकुलेटर मे बी, एंड देन प्रेस एंटर। अगर कोई एरर आता है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप इज़ नॉट डिफाइंड, देन npm i क्रिएट रिएक्ट ऐप एक कमांड है उसको चलाना। उससे बेसिकली क्रिएट रिएक्ट ऐप एक पैकेज है वो इंस्टॉल हो जाएगा एंड देन तुम ये npx क्रिएट रिएक्ट ऐप वाला कमांड चला पाओगे, ये वाला, देन तुम चला पाओगे। ओके, सो दिस कैन टेक अप टू 3 to 4 मिनट्स, 3 से 4 मिनट लेगा, तब तक के लिए वेट करते हैं एंड इसको होने देते हैं। ओके, कूल। ओके, अभी जो ऐप है वो क्रिएट हो चुका है, सो जल्दी से उसमें नेविगेट कर लेते हैं ऐप के अंदर एंड देन फोल्डर को भी ओपन कर लेते हैं, ठीक है। नाउ ऐप को स्टार्ट करने के लिए npm स्टार्ट कमांड है उसको रन करो एंड टर्मिनल का जो टर्मिनल उसको ओपन एंड क्लोज करने का अगर शॉर्टकट तुम्हें नहीं पता है तो कंट्रोल प्लस टिल्डे का जो सिंबल होता है एस्केप के नीचे वो वाला दबा दो, ओपन एंड क्लोज के लिए। ओके, अगर नहीं पता हो तो बता रहा हूँ, ठीक है। ये सर्वर स्टार्ट होगा, सर्वर इज रनिंग स्टार्टिंग नाउ। ऐप को क्लीन कर लेते हैं। ऐप को क्लीन करने से मेरा क्या मतलब है, एक बार सर्वर स्टार्ट हो जाए फिर मैं समझाता हूँ कैसे बता रहा हूँ। सो सर्वर जो है रन कर रहा है लोकलहोस्ट 3000 पे, यहाँ पे चेक करें ना। तो अभी के लिए ये सब आया हुआ है, बाय डिफ़ॉल्ट आता है, तो ये नहीं चाहिए ना, हमें अपना ऐप वगैरह बनाना है तो ये सब नहीं चाहिए। तो उसके लिए जो भी अननेसेसरी फाइल्स वगैरह हैं, जो भी चीज़ें उनको रिमूव करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ये जो पूरा ऐप सब कुछ ऐप जेस के अंदर होता है तो वो रिमूव किया सबसे पहले, जो एक्स्ट्रा चीज़ें थी। एंड रिएक्ट को इंपोर्ट कर लिया, CSS इंपोर्टेड है, क्लास नेम ऐप एवरीथिंग लुक्स गुड, हाई आ गया, ठीक है। नाउ जैसे कि ये logo.svg इसकी ज़रूरत नहीं, सो जो भी अननेसेसरी फाइल्स है ना अभी के लिए जो अननेसेसरी है उनको डिलीट कर रहा हूँ, इनकी अभी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, एंड index.css में CSS रिसेट नहीं हुआ है। CSS रिसेट अगर तुम्हें नहीं पता है तो CSS रिसेट में हम जो मार्जिन पैडिंग बाय डिफ़ॉल्ट रहती है ना ब्राउज़र में उसको 0 कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग, फिर बाद में देते हैं। ओके, नाउ ऑल्सो बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। ओके, नाउ ऑल्सो पब्लिक index.html को भी क्लीन कर देते हैं। इंडेक्स पब्लिक फोल्डर में index.html को छोड़ के बाकी फाइल्स नहीं चाहिए होती हैं तो उनको डिलीट कर रहा हूँ। एंड सिमिलरली जो उनके लिंक्स थे उनको भी डिलीट कर रहा हूँ। यहाँ पे जितने भी उनके लिंक्स थे ओके, ओके, ठीक है, ये रह गया, ये आइकन ये भी डिलीट किया था अभी। ओके, कूल। सिमिलरली विद index.js जो फाइल्स अभी रिमूव की थी वो यहाँ पे यूज़ थी तो उनको हटा देते हैं क्योंकि हमें यूज़ नहीं करनी थी वो फाइल, ये रिपोर्ट वेब वाइटल्स। ओके,
ऑल्सो ऐप डॉट सी एस एस की ये जो अभी स्क्रीन पे तुम्हें सर यहाँ पे दिख रहा था ना, लोकलोस 3000 पे, वो उसकी स्टाइलिंग ऐप डॉट सी एस एस से आई थी, तो उसको भी हटा देते हैं। नाउ एवरीथिंग लुक्स गुड। अभी कभी तुम्हारा मॉड्यूल बिल्ड फेल्ड करके एरर आए ना, तो जस्ट रिफ्रेश कर लेना, रीबिल्ड कर देगा एंड देन वो एरर मोस्ट प्रोबेबली चला जाएगा। ओके, मतलब चला ही जाएगा, दूसरा एरर आ जाएगा अगर आना होगा तो। ओके नाउ ठीक है, ऐप क्लीन है। अभी इस पे वर्क स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये अपना कैलकुलेटर है, इसको डिज़ाइन करने के लिए इसका आउटर पार्ट यानी कि सबसे पहले तो ऐप को ऐसा कलर देते हैं, बैकग्राउंड को, ये सब कुछ करते हैं। सबसे पहले ऐप का जो नाम है वो मैं स्मॉलर कर रहा हूँ, कैपिटल है, क्योंकि जो CSS में नेमिंग करता हूँ मैं वो सारे स्मॉल लेटर से करता हूँ, कैपिटल से नहीं करता हूँ। ओके नाउ ऐप के अंदर एक बैकग्राउंड होगा, इस वाले से जस्ट डेवलपर टूल्स ओपन करो एंड देन एलिमेंट्स इंस्पेक्ट करो, और ये कहीं होगा, ये रहा, कलर को कॉपी करो। ठीक है, मेरे पास अभी कलर था नहीं तो मैं कॉपी क्विक कर लिया। एंड हाइट ऐप कंपोनेंट की 100 VH रखते हैं, मिनिमम हाइट, उससे ज़्यादा अगर उसको जाना है तो स्क्रॉल कर सकता है। ठीक है, लुकिंग गुड। ऑल्सो इसके अंदर जो भी कंटेंट है वो सेंटर में लेके आते हैं, और स्प्लिट फ्लैग्स, जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर, अलाइन आइटम्स, सेंटर। ओके ठीक है, अभी बाकी जो स्टाइलिंग है उसको बाद में देखेंगे। नाउ ऐप जेस के अंदर कैलकुलेटर को बनाते हैं। मैं क्लास का नाम देने के लिए एक कन्वेंशन होता है, बैम कन्वेंशन करके मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ। उसमें क्या होता है, कोई भी क्लास का नाम है ना ऐसे रैंडम नहीं रखते हैं, कुछ क्राइटेरिया होता है। जैसे कि सबसे पहले कंपोनेंट का नाम आएगा, कंपोनेंट नेम, देन एक अंडरस्कोर आता है, देन उसके बाद जो तुम क्लास का नाम देना चाह रहे हो वो आता है। ओके एंड उसके बाद भी तुम्हें कुछ सब नेम देना तो वो भी फिर अंडरस्कोर के बाद दे दो, ऐसे ऐसे करके कोई भी नाम दे सकते हो। ओके बेसिकली अंडरस्कोर होता है। सो इससे कॉन्फ्लिक्ट्स बच जाते हैं, जैसे कि अगर तुमने मान लो कैलकुलेटर नाम किसी और क्लास को भी दे दिया किसी और कंपोनेंट में, तो वो दोनों चीज़ें कोलाइड कर जाएंगी। उस कोलिजन से बचने के लिए हम जो अपने कंपोनेंट, जो करंट कंपोनेंट उसका नाम यूज़ करते हैं। ओके नाउ कैलकुलेटर बना लिया। कैलकुलेटर के अंदर एक नेम बार होगा, सेम कन्वेंशन। ओके स्पेलिंग कैलकुलेटर। ओके सो नेम बार, ये वाला नेम बार जो यहाँ पे है ना, ये वाला। नाउ नेम बार के अंदर एक बटन होगा जो टॉगल करेगा लाइट मोड एंड डार्क मोड को। सो उसका नाम भी दे देते हैं, टॉगल। एंड देन टॉगल के अंदर एक सर्कल करके डिव होगा, बाद में CSS के टाइम पे देखेंगे ये डिव क्या काम आएगा, सर्कल वाला। ओके ये तो सेल्फ क्लोजिंग हो सकता है। कूल सो नेव बार हो गया। नेव बार के बाद हाँ ये वाला है। ठीक है नेव बार हो गया, बाकी बाद में बनाएंगे, पहले कैलकुलेटर थोड़ा दिख जाए उसके लिए कुछ करते हैं, स्टाइलिंग देते हैं। जो अपना कैलकुलेटर है उसका हाइट में भी 500 पिक्सल्स, देन विड्थ में भी 280 पिक्सल्स, बॉर्डर रेडियस ताकि वो राउंडिश हो जाए 20 पिक्सल्स और 30 पिक्सल्स में भी।
है, एक बॉक्स शेडो देते हैं ताकि थोड़ा उभर के आए। ओके, कैलकुलेटर आया तो अच्छा ही लग रहा है। ओके, नाउ कैलकुलेटर के अंदर जो नैव बार है उसका पोजीशन एब्सोल्यूट रख सकते हैं एंड टॉप से 0। सो इसका पोजीशन एब्सोल्यूट जो है ना, वो जो टॉप एलिमेंट होता है इसका, कोई भी ऐसा पेरेंट जिसकी पोजीशन रिलेटिव होगी उसके रिस्पेक्ट में जो अपनी पोजीशन रखता है। ठीक है, ये CSS है, CSS के बारे में बताया था। अगर तुम कोई भी पोजीशन रिलेटिव नहीं रखोगे तो बॉडी के रिस्पेक्ट में अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। जैसे मैं जो टॉप 0 लेफ्ट 0 दे रहा हूँ ना, अभी ये कैलकुलेटर के रिस्पेक्ट में रखेगा। मैं थोड़ा बता देता हूँ, जैसे कि एंड इसका हाइट विड्थ अभी के लिए सपोज 50 पिक्सल 50 पिक्सल अभी दिख रहे हो, एक कैलकुलेटर के रिस्पेक्ट में है। लेकिन अगर मैं यहाँ से ये रिलेटिव हटा दूंगा तो ये बॉडी के रिस्पेक्ट में चला जाएगा। देख रहे हो, बॉडी जो बॉडी का है ना बाय डिफ़ॉल्ट रिलेटिव ही रहता है पोजीशन। एंड अभी हम कैलकुलेटर का लगा देंगे तो इसको ये बता रहे हैं कि तुम्हें जो जिसके रिस्पेक्ट में तुम्हें अपनी पोजीशन रखनी है वो ये वाला डिव है ऐप कैलकुलेटर, तो अब ये इसके रिस्पेक्ट में अपनी ये चीज़ें रख लेगा पोजीशन। तो ये समझाने के लिए था, इसको मैं हटा देता हूँ। नाउ बैकग्राउंड कलर ट्रांसपेरेंट होगा, मिनिमम जो हाइट होगी वो 30 पिक्सल्स का होगा एंड देन पैडिंग 10 पिक्सल्स की। ओके, नाउ ऐप नंबर के अंदर जो टॉगल बटन है वो लगाना है। टॉगल बटन का हाइट में भी 15 पिक्सल्स। जो मैं हाइट विड्थ दे रहा हूँ तुम्हें लग रहा है मुझे याद है, मुझे एक्चुअली याद कह सकते हो इसलिए हैं क्योंकि मैंने वो जो प्रोजेक्ट है वो पहले एक बार बनाया है, देन मैं अभी दोबारा बना रहा हूँ, तो इसलिए कह सकते हो मुझे याद है। जो डेमो देखा था ना पहले वो बनाया, देन ये बना रहा हूँ। ठीक है, हाइट विड्थ, बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल्स। ज़्यादा तो नहीं है अभी के लिए, पहचान बॉक्स शेडो दे देता हूँ। बॉक्स शेडो okay, box shadow, let's see how it looks good। टॉगल, ओके, टॉगल के अंदर एक सर्कल है, सर्कल बॉर्डर रेडियस 50% ताकि ये राउंड हो जाए एंड बैकग्राउंड कलर विल बी वाइट। कूल, लुक्स गुड। एक और क्लास जब ये एक्टिव होगा यानी टॉगल बटन ऑन होगा, फंक्शनलिटी भी डालनी है ना ऑन ऑफ की, तो तभी इसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो दे देंगे 15 पिक्सल्स ताकि ये राइट में शिफ्ट हो जाए। ओके, एंड थोड़ी ट्रांजिशन डालेंगे उस टाइम पे, ट्रांजिशन 300 ms। कूल। नाउ अभी जो ये बाहर निकला हुआ है ना सभी जगह से शेडो, उसको ठीक करने के लिए ओवरफ्लो हिडन, एंड नेवर का भी ओवरफ्लो हिडन। सो देन ये कुछ रुको नेवर का जो हाइट है वो रह गया, विड्थ एंड हाइट। विड्थ विल बी 100%। नाउ दैट्स लुकिंग गुड। एंड जो हाइट है मिनिमम हाइट उसको 50 कर देता हूँ। 50 ठीक रहेगा, नहीं ज़्यादा है, 40। ओके, नया बार जो हो गया, एक इमेज है ये रहता है, ये जो ये इमेज है ना ये वाली रह गई, इसको लगा देते हैं।
टॉगल के बाद यहाँ पे अपना इमेज टैग होगा। इमेजेस मैंने डाउनलोड कर लिए हैं ये वाले ऑलरेडी, ये वाले मैं जस्ट उनको जल्दी से इंपोर्ट कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। सो इमेजेस कॉपी पेस्ट कर ली, ये एसेट्स नाम का फोल्डर बनाया है सोर्स के अंडर, एंड देन उसमें मून एंड सन का इमेज है। ओके, जस्ट इनको मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। इंपोर्ट मून आइकन फ्रॉम assets png, ठीक है। सिमिलरली वी हैव सन आइकन, सन। ओके, सो मून एंड जो मून का और सन का आइकन है वो कंडीशन पे दिखाना है कि डार्क मोड होगा तो मून दिखाना है, एंड देन नहीं होगा तो सन दिखाना है। तो उसके लिए स्टेट बना लेता हूँ, इज डार्क मोड इज डार्क मोड सेट करने के लिए, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट डार्क मोड नहीं होगा, लाइट मोड होगा, तो इसलिए बाय डिफ़ॉल्ट मैं फॉल्स रख रहा हूँ। एंड देन यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लेते हैं ऊपर, ठीक है। नाउ कंडीशनल इसको देते हैं कि अगर डार्क मोड एक्टिव है तब तो मून आइकन, एंड एल्स सन आइकन। इट्स सन आइकन नॉट सब आइकन, सन आइकन, ठीक है। कंडीशंस पे देना है। एंड ये डार्क मोड को चेंज कब करना है, टॉगल वाले जो अपना एलिमेंट है उसके क्लिक पे। सो यहाँ पे इसके ऑन क्लिक पे टॉगल का फंक्शनलिटी देना है। सो सेट इज डार्क मोड को नॉट इज डार्क मोड, मतलब जो अभी जो मोड है ना, अगर अभी डार्क मोड ट्रू है तो उसको फॉल्स सेट कर देगा, एंड देन फॉल्स हो तो उसको ट्रू सेट कर देगा। सो बेसिकली टॉगल कर रहे हैं हम। ओके, एंड देखते हैं। ओह, इमेज काफ़ी बड़ा है इसका, एक बार स्टाइल करते हैं जल्दी से। नैव बार के अंदर जो इमेज टैग है उसका हाइट 24 पिक्सल्स एंड विड्थ 24 पिक्सल्स, राइट। ऑल्सो हाँ, अब ये एक के नीचे एक ऐसा नहीं करना है। डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन गैप विल बी 20 पिक्सल्स, एंड अलाइन आइटम सेंटर। ट्वेंटी 4 पिक्सल ज़्यादा है क्या? 10 पिक्सल गैप होगा, ठीक। नाउ जो ये सर्कल का एक्टिव क्लास दिया था ना, जिसमें राइट साइड शिफ्ट हो जाता है, ये कंडीशनली लगाते हैं यहाँ पे। ओके, सो कंडीशनली क्लास लगाने के लिए टेम्पलेट लिटरल का यूज़ कर रहे हैं। टेम्पलेट लिटरल का कैसे करते हैं, जावास्क्रिप्ट में टेम्पलेट लिटरल होता है एज इन द सेंस, तुम स्ट्रिंग के अंदर अगर तुम्हें वेरिएबल्स यूज़ करने हैं ना तो तुम बैकटिक्स की मदद से कर सकते हो। जैसे ये बैकटिक्स हैं, एस्केप के नीचे होते हैं, ये बैकटिक्स लगा दिए मैंने। अब ये स्ट्रिंग है लेकिन तुम्हें इसके अंदर भी वेरिएबल यूज़ करना है, तो तुम डॉलर लगाओ एंड देन कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट एंड क्लोज कर दो। सो अब इन कर्ली ब्रेसेस के अंदर तुम जावास्क्रिप्ट का नॉर्मल कोड लिख सकते हो, वो चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली स्ट्रिंग के अंदर वेरिएबल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल की मदद से। ओके, सो अगर डार्क मोड ट्रू है, ठीक है, तो ये जो क्लास है ये लगानी है, जस्ट एक्टिव कर देना है, ठीक है। तो डार्क मोड ट्रू होगा, एंड एल्स में कुछ नहीं करना है, खाली, ठीक है। सो देखो इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है, इसके अंदर मैंने टर्नरी ऑपरेटर का यूज़ किया है कि अगर डार्क मोड है, क्वेश्चन मार्क, मतलब अगर डार्क मोड है तो ये वाला चल जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, एंड देन एक्टिव क्लास लग जाएगा अपने इसके ऊपर। एल्स खाली स्ट्रिंग रिटर्न हो जाएगी एंड कुछ भी नहीं लगेगा। ओके, ट्राई इट, लेट्स ट्राई। सो ये लग रहा है नॉट अ बिग डील, काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है अभी के लिए। तो नाउ हेडर नेवर हो गया, अभी हेडर एंड जो कीपैड है उसको बनाते हैं। कंपोनेंट्स के अंदर होगा ये, सोर्स के अंदर कंपोनेंट्स का फोल्डर बनाते हैं सबसे पहले, कंपोनेंट्स, एंड देन इसके अंदर हेडर,
header.js। सो RFCE टाइप करो एक, एंड देन टैब दबाओ या एंटर दबाओ और फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो जाएगा। ये जो शॉर्टकट है ना, ये एक एक्सटेंशन होता है ES7 रिएक्ट करके होता है। लेट मी सर्च फॉर इट। हाँ, ये वाला एक्सटेंशन है ES7 रिएक्ट रिडक्स करके, इसको इंस्टॉल कर लोगे तो तुम्हारे भी स्निपेट्स चलने लग जाएंगे। जस्ट इंस्टॉल करने के बाद एक बार रीस्टार्ट कर देना VS कोड, ठीक है। RFCE टाइप करो, देन फंक्शन कंपोनेंट क्रिएट हो जाता है। सो ये है हेडर, ओके। नाउ इसको अपने ऐप जेएस के अंदर इंपोर्ट कराते हैं। एक बार हो गया कैलकुलेटर के अंदर हेडर इंपोर्ट करा, ये ऊपर भी इंपोर्ट कराना है, ठीक है। एंड इंपोर्ट्स के लिए मैं सबसे ऊपर रिएक्ट जो भी डिफ़ॉल्ट लाइब्रेरी इंपोर्ट्स हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे, या फिर जो भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी के इंपोर्ट्स हैं वो सबसे ऊपर रहेंगे। देन अपना कस्टम जो मेड कंपोनेंट्स हैं खुद के, वो उसके बाद रहेंगे एक लाइन ब्रेक के बाद। देन एक लाइन ब्रेक के बाद अपनी जो भी एसेट्स हैं, इमेज SVG वगैरह, वो उसके बाद रहेंगे। देन एक लाइन ब्रेक के बाद अपनी सारी CSS रहेंगी। ये कोई रूल नहीं है कि ऐसा ही रखना है, लेकिन जनरली ऐसा रखते हैं तो समझने में एंड देखने में बहुत आसानी होती है, ओके। रीडेबिलिटी बढ़ जाती है कोड की, रीडेबिलिटी, ओके। सो हेडर लगा दिया, हेडर आ गया, अच्छा है। एंड जल्दी से अभी वो बना लेते हैं दूसरा कंपोनेंट, कीपैड। कीपैड.js सिमिलरली RFC टाइप किया, देन टैब किया, हो गया क्रिएट। कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कीपैड एंड इसको भी ऐप जेएस के अंदर इंपोर्ट करते हैं, इसके जस्ट नीचे, ओके। ये हो गया कीपैड। अब दोनों को स्टाइलिंग देने के लिए दोनों का जो है CSS फाइल बना लेते हैं। एंड बना लिया तो दोनों का CSS फाइल उनके अंदर इंक्लूड भी करना होगा ताकि जो CSS है वो रिफ्लेक्ट हो। सो इंपोर्ट, नाउ कीपैड के अंदर ठीक है। अभी CSS लगाया नहीं है तो कुछ इफेक्ट तो दिखेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा CSS लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कैलकुलेटर है उसके अंदर दो एलिमेंट हैं, तो उनका डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जो फ्लेक्स डायरेक्शन है कॉलम में, ताकि वर्टिकली दिखें। दैट्स इट, ओके। एंड हेडर के अंदर हेडर क्लास एंड उसका flex1 फ्लेक्स प्रॉपर्टी, जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था कि फ्लेक्स बॉक्स के अंदर ही काम करता है। एंड जिसका फ्लेक्स प्रॉपर्टी ज़्यादा होता है वो अकॉर्डिंगली स्पेस लेता है। अभी एक मिनट मैं दिखाता हूँ। इनको क्लास नेम दे देते हैं, इनके डिव्स को, हेडर एंड कीपैड के डिव को भी, और कीपैड का जो P है ना वो छोटा रखूँगा, कीपैड, ओके। एंड कीपैड की CSS में आई गया, हाँ हेडर लिखा गया, इट इज़ कीपैड, ठीक है। देखो ऐसा कुछ है, मैं इंस्पेक्टर के बताता हूँ। देखो कैलकुलेटर के दो हिस्से हो गए हैं, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला। ये फ्लेक्स के अकॉर्डिंग हुए हैं, मतलब जिसका फ्लेक्स ज़्यादा होगा ना वो उतना ही ज़्यादा स्पेस लेता जाएगा। जैसे अभी 1.2 है, मैं इसको 1.8 कर देता हूँ, देख रहे हो स्पेस ज़्यादा हो रहा है। 1.8 के बजाय मैं इसको अगर 2 कर दूँ तो स्पेस और ज़्यादा हो गया, मतलब जिसका फ्लेक्स 1 होगा उसके रिलेटिवली लेते जाएंगे। अभी हेडर का फ्लेक्स 1 है
एंड कीपैड का फ्लेक्स 2 है, तो हेडर का अगर स्पेस 1 है तो कीपैड का उसका 2 टाइम्स है, 1 स्टार इंटू 2, ठीक है, ऐसे करके होता है फ्लेक्स जो होता है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। इसको 1.3 रख लेते हैं। एंड अभी कलर्स का देखते हैं, जो कलर्स है ना ये कुछ कलर्स हैं लाइट एंड डार्क मोड के अलग अलग हैं, तो मैं इनको एक बार जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ। मैंने रखे हुए हैं एक जगह पे, तो मैं उनको कॉपी करता हूँ एंड देन फिर देखते हैं आगे क्या करना है। सो मैंने कलर्स जो है कॉपी कर लिए हैं। सो कलर्स कुछ इस तरीके से हैं। ये BG1 मतलब ये जो ऊपर वाला है ना हेडर का बैकग्राउंड, वो फर्स्ट कंपोनेंट इसलिए BG1 रखा है, एंड देन नीचे वाले का बैकग्राउंड BG2 है, ऐसे करके है BG1। सिमिलरली टेक्स्ट कलर 1, टेक्स्ट कलर 2, ठीक है। जो ऊपर वाले हैं ये तो हैं लाइट मोड के लिए कलर्स, ये हैं डार्क मोड के लिए, ठीक है। तो इनको लगाते हैं, सबसे पहले ऐप में ही लगाएंगे। ये वेरिएबल्स हैं, CSS में से वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं ना, तो ये वेरिएबल्स हैं ऐप। एंड नाउ ये मैं क्या लिख रहा हूँ, डेटा डॉट थीम, अगर तुम्हें सोच रहे हो तो हम डार्क मोड एंड लाइट मोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे। जैसे कि लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे हम ऐसा एट्रीब्यूट लगा देंगे डेटा डैश थीम करके, एंड अगर इसमें डार्क पास होगा तो CSS में ट्रिगर यहाँ पे टैकल हो जाएगा। एक मिनट, डेटा थीम इक्वल्स डार्क। सो यहाँ पे ये ट्रिगर हो जाएगा, एंड देन वेरिएबल्स जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, लाइट से डार्क मोड में आ जाएंगे। एंड अगर यहाँ पे ऐप.js में डार्क के अलावा कुछ भी हुआ या एम्प्टी हुआ या कुछ भी हुआ तो ये चीज़ ट्रिगर नहीं होगी, एंड देन सिर्फ जो लाइट मोड वाले वेरिएबल्स हैं वही रहेंगे। सो ऐसे हम लाइट से डार्क मोड में स्विच करेंगे, ठीक है। एग्जांपल में दिखाऊं तो हेडर का जो बैकग्राउंड कलर है BG कलर 1 था, राइट। एंड कीपैड का जो बैकग्राउंड कलर है वो 2 रहेगा, कलर BG कलर 2, ओके। हाँ, अभी डार्क थीम है तो इसीलिए ये ऐसा है। मैं कंसोल से दिखाता हूँ, देखो। ऐप.js के अंदर भी डार्क थीम है, राइट। मैं इसको चेंज करता हूँ, कुछ भी लिखा मैंने एंड अभी सेव किया तो लाइट थीम है, क्योंकि डार्क को ही मैच करेगी CSS। डार्क के अलावा कुछ भी लिखा या कुछ नहीं भी लिखा है तो ऑटोमेटिकली लाइट थीम में स्विच हो जाएगा। सो हमें डार्क से लाइट में जाने के लिए करना क्या होगा, जस्ट ये जो लिखा हुआ है ना डार्क, इसको चेंज करना है एंड हम डार्क से लाइट में पहुँच जाएंगे। वेरिएबल्स चेंज कर देंगे एंड देन सब जगह कोड में हम ये वेरिएबल्स यूज़ करेंगे कलर के लिए, तो वो अपने आप सारे कोड की थीम चेंज हो जाएगी, ठीक है। आई होप यू गॉट इट। सो ये यहाँ पे जो थीम है इसको कंडीशन लगाते हैं कि इज़ डार्क मोड, अगर है तो डार्क दो एंड एल्स में खाली दे दो, ठीक है, क्योंकि अभी हम और कुछ नहीं लगाना है। एक सेकेंड, व्हाई इज दिस थिंग थ्रोइंग एन एरर। ठीक, कुछ नहीं था, ओके। सो वो लगा दिया एंड अभी अगर हम इसको टॉगल करेंगे सो लाइट एंड डार्क मोड में हम चेंज कर रहे हैं, ठीक है, लुक्स गुड। हेडर को स्टाइल करना स्टार्ट करते हैं, हेडर को बनाना स्टार्ट करते हैं, स्टाइल भी करना है पर बनाना स्टार्ट करते हैं। हेडर के अंदर 3 चीज़ें हैं, अगर मैं इसके अंदर दिखाऊं सो ये जो ऊपर वाली चीज़ है ना ये हिस्ट्री है, एंड जो यहाँ पे लिखा जा रहा है 58 + 45 ये चीज़ एक्सप्रेशन है, एंड उसके बाद ये लास्ट वाला रिज़ल्ट है। सो 3 चीज़ें हैं हेडर के अंदर, ठीक है। अभी हेडर को बना लेते हैं अच्छे से।
हेडर एक्सप्रेशन मतलब जो लिखा जाएगा वो एक्सप्रेशन, एंड पी टैग के अंदर वो एक्सप्रेशन होगा, लाइक 10 + 50 + 89 ऐसा करके। एंड देन लास्ट थिंग रिजल्ट, उसको मैं पी टैग के अंदर ही लिख रहा हूँ। ओके, रिजल्ट के अंदर में भी कितना हुए, ठीक है 149, ठीक है। नाउ अभी के लिए कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, नॉट लुकिंग गुड, आई नो। हिस्ट्री के अंदर सिंटैक्स कुछ ऐसा होगा, ढेर सारे पी टैग्स होंगे इसके अंदर में भी, 10 + 5 2 एंड देन 3-4 होंगे। किसी के अंदर कुछ हो सकता है, किसी के अंदर कुछ हो सकता है। दिस व्हाट वी विल बी हैविंग, एंड इसके बाद एक BR टैग जो सेपरेट करे हिस्ट्री को अपने बाकी चीज़ों से। नाउ हेडर के अंदर जो हिस्ट्री, सबसे पहले हेडर नहीं, हेडर के अंदर जो हिस्ट्री है उसको स्टाइल करें या गिव मी अ सेकंड, एक बार सोच लेते हैं। ओके, सो सबसे पहले जितने भी पी टैग्स यूज़ हुए हैं उनको स्टाइल कर लेते हैं। हेडर के अंदर जितने पी टैग्स यूज़ हुए हैं, सो उनका फ़ॉन्ट साइज़ कुछ होगा 1 rem, एंड देन लाइन हाइट, ओके, एंड देन कलर जो होगा वो डैश टेक्स्ट कलर 1, ओके। एंड लेफ्ट में शिफ्ट कराने के लिए फ्लैक्स एंड, सो ये सॉरी राइट में चले जाएंगे, लेफ्ट से स्पेस लेके, ठीक है। ओके, लुकिंग गुड। ऑल्सो हेडर के अंदर पैडिंग रखते हैं, ओके, लुकिंग गुड। नाउ हेडर के अंदर जो एक्सप्रेशन है उसका सबसे पहले जो ओवरफ्लो एक्स है वो स्क्रॉल होगा, क्योंकि अगर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा लंबा हुआ, मैं एक एग्जांपल से दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे सपोज करो एक्सप्रेशन बहुत लंबा हुआ तो ये ओवरफ्लो आ जाएगा, एक ही लाइन में दिखाएंगे इसको, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं करने वाले हैं। लाइक कुछ भी हुआ, सो ये एक ही लाइन में दिखाएंगे, एंड ये कंटिन्यूसली, एक और चीज़ अगर नोटिस करोगे तो ये कंटिन्यूसली स्क्रॉल हो रहा है राइट साइड, ये बढ़ रहा है लेकिन अपने आप से स्क्रॉल भी हो रहा है राइट साइड। ये भी फंक्शनलिटी हमें लगाना होगा, बाय डिफ़ॉल्ट नहीं होता है। तो इसके लिए एक ही लाइन में दिखाने के लिए सबसे पहले जो उसका कंटेनर हेडर एक्सप्रेशन उसको ओवरफ्लो एक्स स्क्रॉल, देन हेडर एक्सप्रेशन के अंदर जो पी टैग है उसका वाइट स्पेस नो रैप, इससे नेक्स्ट लाइन में नहीं जाएगा, एक ही लाइन में रहेगा, ठीक है। एंड देन दूसरा चीज़ विड्थ जो उसका फिट कंटेंट होगा, एंड इसका विड्थ 100%। ओके, लेट्स सी, ऐसा है, ओके। एंड इसका मिन विड्थ भी दे देते हैं, मिन विड्थ 100%, सो ये ठीक रहे। ओके, कूल। जो स्क्रॉल बार देख रहे हो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऑल्सो एक और चीज़ है, जो हिस्ट्री होगी वो काफ़ी ज़्यादा हो सकती है, तो हेडर में भी स्क्रॉल बार आएगा, हेडर में भी स्क्रॉल बार आएगा, जो कि अभी के लिए नहीं है, अभी ये वैसे स्ट्रिंग कर रहा है। तो हेडर का भी ओवरफ्लो वाई हिडन रखना है, हिडन नहीं सॉरी स्क्रॉल करना है। ठीक है, अभी के लिए अच्छा है। अभी स्क्रॉल बार को स्टाइल करते हैं। स्क्रॉल बार जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, सो एक क्लास बनाते हैं कस्टम स्क्रॉल करके, ऐप जैसे में बना लेते हैं, ताकि क्योंकि वो हमें सब जगह चाहिए।
कस्टम स्क्रॉल एंड देन इसके अंदर गिट स्क्रॉल बार, हाइट 5 पिक्सल जो है वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के लिए है एंड विड्थ 5 पिक्सल वर्टिकल स्क्रॉल बार के लिए, ठीक है। थंब को कलर दे देते हैं, ठीक है। एंड नाउ थंब के होवर पे उसका जो बैकग्राउंड कलर होगा वो ग्रे कर देते हैं। लुक्स गुड। नाउ हेडर में भी क्लास लगाना होगा क्योंकि ये ओवरफ्लो करेगा। ऑल्सो हेडर एक्सप्रेशन भी ओवरफ्लो करेगा, सो ठीक है। नाउ चेक करते हैं। लुक्स प्रिटी मच गुड, बहुत अच्छा लग रहा है ना। ओके नाउ फर्दर हेडर एक्सप्रेशन हो गया। नाउ ऑल्सो हेडर एक्सप्रेशन के अंदर जो पी है उसको फॉन्ट वेट बोल्ड रखते हैं, तो कुछ सिग्निफिकेंस लगे अलग से, ठीक है। नाउ लास्ट थिंग इज हेडर रिजल्ट। हेडर रिजल्ट इसका फॉन्ट वेट भी बोल्ड होगा बट इसका फॉन्ट साइज भी बड़ा होगा और उसे 1.3 रैम में भी। सी हाउ इट लुक्स लाइक। हाँ फॉन्ट साइज नहीं गया क्या, लेट मी चेक, बराबर सही लग रहा है। ओके ये ओवरराइट हो गया, सो उसके इम्पोर्टेंट लगा देते हैं, कोई बात नहीं। हाँ हाउ इट लुक्स गुड, अलग से दिख रहा है। हेडर स्टाइल हो गया ना, जल्दी सी देखो हेडर जो स्टाइल हो गया, अच्छा लग रहा है, राइट। नाउ अब हम कीपैड को स्टाइल करते हैं। कीपैड कहाँ है अपना कीपैड? कीपैड के अंदर अगर तुम देखोगे तो ये कीज़ हैं, लेफ़्ट साइड का अलग पार्ट होगा, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये पार्ट अलग है एंड देन ये पार्ट अलग है, सो दो पार्ट होंगे बेसिकली, डिस्प्ले फ्लेक्स एंड देन इनको अलाइन कर देंगे। ओके सो ये होने वाला है। एंड ये कीज़ जो हैं हमें जब भी की प्रेस हो ना तो उसका की कोड भी चाहिए एंड की जो प्रेस हुआ है उसकी वैल्यू भी चाहिए, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रिंट करना है ना, एंड की कोड से हम ये देखेंगे कि कौन सा की प्रेस हुआ है। सो अगर तुम्हें की कोड देखने की कौन सी की का क्या की कोड है, सो keycode.info पे है ना, ऐसे की कोड मिल जाएंगे तुम्हें, ठीक है। जो भी की प्रेस करोगे उसके अकॉर्डिंग की कोड यहाँ पे आ जाएगा। नाउ कीज़ डिज़ाइन बनाने के लिए ऐसे ही मैं रैंडम डिव्स नहीं बनाने वाला हूँ। व्हाट वी विल बी डूइंग इज़ एक एरे लेंगे कीज़ का, ये वाला एक एरे अलग होगा एंड देन उस एरे के थ्रू मैप करेंगे एंड देन कीज़ को जो है पॉपुलेट करेंगे। ऐसे डायरेक्टली कोई डिव नहीं बनाने वाले हैं, बहुत ज़्यादा हो जाएंगे नहीं तो, ठीक है। ये 12 इसमें है एंड देन 5 इसमें है, काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, 17 बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। सो मैंने एक जगह कॉपी करके रखे हैं, मैं वहाँ से उठा के यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ इनके की कोड्स वगैरह, ठीक है। सो मैंने कीज़ एंड जो सिंबल्स हैं वो कॉपी कर लिए हैं, पेस्ट कर लिए यहाँ पे। सो देखो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, कीज़ एक एरे है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड जो पर्टिकुलर जो एक ऑब्जेक्ट है, हर एक ऑब्जेक्ट उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक तो की कोड है, जो की का क्या की कोड होगा एंड देन उसका लेबल है, क्या यूज़र को शो होगा एज ए लेबल। एंड इनका अगर ऑर्डर देखोगे तो ऑर्डर भी कैलकुलेटर की जैसा है, 7 8 9 एंड देन नेक्स्ट थिंग इज़ 4, जैसे कि मैं दिखाऊँ यहाँ पे। सो 7 8 9 देन 4 5 6 ऐसे करके ऑर्डर है, लास्ट में डॉट एंड ये इक्वल टू भी है, ओके। सो ये कीज़ हैं, देन अपना सिंबल्स हैं ये ढेर सारे, ओके।
सिंबल्स के अंदर सिमिलरली वही लेबल है जो यूज़र को दिखाना है, एंड देन की कोड है उसका, लेकिन सिंबल के अंदर एक अलग से चीज़ है वैल्यू करके। ये वैल्यू क्यों डाला है वो बताता हूँ। यहाँ पे जो सिंबल देख रहे हो ना, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई का, ये सिंबल्स एज अ जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में नहीं काम आते हैं। जावास्क्रिप्ट एक्सप्रेशन में सिंबल्स डिवाइड का ये वाला होता है, कहीं पे भी एक्सप्रेशन में यही होता है, तो मल्टीप्लाई का स्टार होता है, ये नहीं होता है एक्स। सो ये यूज़र को दिखाने के लिए, एंड वैल्यू जो हमें यूज़ करना है ना फंक्शनैलिटी के टाइम, वो वैल्यू है। तो इसके लिए इसमें एक एक्स्ट्रा फील्ड है वैल्यू। यूज़र को दिखाने के लिए अलग चीज़ें हैं एंड यूज़ करने के लिए अलग चीज़ें हैं। कि इसके केस में ऐसा नहीं था, यही सेम 7 यूज़र को दिखाना है, 7 जो लिख रखा है, एंड वही हम यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिंबल एंड कीज़ हैं, इनको जल्दी से मैप कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले कीज़ कीपैड के अंदर 2 क्लासेस हैं, तो कीज़ करके कीपैड के अंदर कीज़, एंड एक होगा सिंबल्स करके। सिंबल्स, ठीक है। इसके अंदर कीज़ डॉट मैप, एंड अगर हम मैप का यूज़ कर रहे हैं तो की जो प्रॉप है वो पास करना होता है सबसे आउटर वाले को, ताकि रिएक्ट जो आइडेंटिफाई कर सके इसको। एंड देन इसके अंदर आइटम डॉट LABL लेबल, राइट, ओके, यूज़र को दिखाने के लिए। एंड देन यहाँ पे सिंबल्स, जैसे सिंबल्स डॉट मैप, एंड देन आइटम कॉमा इंडेक्स। देन यहाँ पे भी एक पी टैग होगा, सिमिलरली वही की देना होता है। अभी के लिए इंडेक्स दे रहा हूँ, लेकिन यूनिक हो तो बहुत अच्छा है। यहाँ पे फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूनिक कहाँ बहुत ज़रूरी रखना, ये समझ लो। जहाँ तुम है ना, जो तुम मैप कर रहे हो उसको बाद में अपडेट भी कर रहे हो फ्रीक्वेंटली, 1-2 बार कभी भी, लेकिन तुम अपडेट कर रहे हो उस चीज़ को, तो की तुम्हारा यूनिक होना ही चाहिए उस कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, स्टैटिक पड़ा रहेगा ये चीज़ें, हम इसको दोबारा अपडेट नहीं करने वाले, जस्ट ये एक बार लोड हो गया तो वही है, हम छेड़ने वाले नहीं हैं। तो इसके लिए इंडेक्स रखा है कि कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, सो देखते हैं कैसा दिख रहा है अपना जो कैलकुलेटर है। ओह लोग, ओके ओके, ठीक है, स्टाइल करते हैं इसको। अभी के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं दिख रहा है। कीपैड का सबसे पहले पैडिंग 20 पिक्सल जैसा हेडर में दिया था, एंड डिस्प्ले जो है फ्लेक्स होगा, ठीक है। नाउ कीपैड के अंदर जो कीज़ हैं उनको फ्लेक्स 3, एंड कीपैड के अंदर जो सिंबल है, सिंबल्स, उनका फ्लेक्स 1, और सिंबल या सिंबल्स रखा है वो चेक करें, सिंबल्स, ओके, सिंबल्स फ्लेक्स 1 ऐसा होगा। अभी देखोगे तो हाँ, ऐसे तो बट गया, और भी चीज़ें लगाते हैं अभी कीज़ का। ऑल्सो जो पी टैग उनकी स्टाइलिंग तो सेम ही होगी, तो दे देते हैं कीपैड के अंदर जो पी है, लाइन हाइट 1.875 रैम, ऑल्सो फॉन्ट साइज 2 रैम, और या फिर 1.8 रैम, एंड सेंटर में करने के लिए डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, एंड अलाइन आइटम्स सेंटर, ठीक है। ओके, नाउ कीपैड कीज़ के अंदर डिस्प्ले ऑल्सो डिस्प्ले फ्लेक्स एंड फ्लेक्स रैप, ताकि वो अलग अलग हो जाए। एंड कीज़ के अंदर जो पी टैग है कीपैड कीज़ के अंदर, उसकी हाइट विड्थ देखते हो कैसे देनी है। विड्थ जो है ना, बेसिकली एक कॉलम, इसमें एक रो में 3 चीज़ें होंगी, तो विड्थ 33% दे सकते हो। सो 33 × 3 अप्रोक्स 100 के इक्वल होता है। ओके, सो
ऐसा 33% विड्थ देने वाले हैं। एंड देन हाइट अगर देखोगे तो एक कॉलम के अंदर 4 एलिमेंट्स हैं, सो 100 डिवाइड बाई 4 25% हाइट देने वाले हैं। ओके, सो विड्थ विल बी 33% एंड देन हाइट विल बी 25%। ओके, नाउ चेक करते हैं। हाँ, कीपैड तो अच्छा दिख रहा है। एंड एक और चीज़, इस पे जब क्लिक हो ना तो हल्का सा इफेक्ट चाहिए, सो उसके लिए यहीं पे लगा देते हैं। कीपैड की जितनी भी पी टैग्स हैं वे जब एक्टिव हो यानी उन पे क्लिक हो, सो जो बैकग्राउंड कलर है उसको चेंज करते हैं लिटिल बिट एंड ट्रांजिशन दे देते हैं थोड़ा सा, ट्रांजिशन 200 ms मतलब मिली सेकेंड्स। ठीक है, नाउ हाँ, अभी सिंबल्स के अंदर जो पी हैं उनका हाइट विड्थ भी देना है ना, उनका हाइट विड्थ भी इसी जो लॉजिक है इससे देंगे। यहाँ पे देखो तो जो एक रो है उसके अंदर एक ही है एलिमेंट, तो विड्थ तो 100% हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉलम के अंदर टोटल 5 हैं, तो 100 डिवाइड बाई 5 20% हाइट होगा। ओके, सो विड्थ को 100% कर देते हैं एंड देन हाइट को 20%। लेट्स सी, ओके, लुकिंग वेरी गुड। ठीक है, ये हो गया। एंड एक और चीज़, इसका जो कलर है वो डिफरेंट है, तो कलर यहाँ से कॉपी करते हैं। जस्ट कुछ नहीं, इसको इंस्पेक्ट करो एंड देन इसका कहीं कलर दे रखा हो, ये रहा कलर है ना, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, एंड अपने वाले में लगा देते हैं। बाकी एक मिनट, बाकी जो पी टैग्स हैं उनमें कलर रह गया, वो लगा देते हैं। कलर विल बी वेर डैश डैश टेक्स्ट कलर 2। ठीक है, जो वेरिएबल हमने बनाया था उसके अकॉर्डिंग लगाया। लुक्स प्रॉमिसिंग, अच्छा लग रहा है, जैसे था वैसा ही लग रहा है। डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो गया, अभी फंक्शनैलिटी की ओर मूव करना है। सो अभी तक हमने डिज़ाइन कर लिया सब कुछ। डिज़ाइनिंग में मानता हूँ काफ़ी टाइम लग गया, लेकिन अच्छा हो गया। ठीक है, फंक्शनैलिटी के अंदर अभी मूव ऑन कर रहे हैं। तो एक जैसे शुरू में डिसाइड किया था कि 2 फंक्शंस होंगे। एक फंक्शन होगा हैंडल की प्रेस करके, जो तुम जब भी की प्रेस करोगे, बस तुम चाहे वो कीबोर्ड पे की प्रेस कर रहे हो या फिर तुम स्क्रीन पे जो है उससे माउस क्लिक से की प्रेस कर रहे हो, तुम कैसे भी कोई की प्रेस कर रहे हो, वो की प्रेस वो फंक्शन हैंडल करेगा उस की प्रेस को। एंड अकॉर्डिंगली वैलिडेशंस लगा के सारी यहाँ पे हेडर के अंदर शो होंगी चीज़ें कि क्या क्या दिखाना है। देन सेकंड फंक्शन होगा कैलकुलेट रिजल्ट करके, जो रिजल्ट कैलकुलेट करेगा, जो तुमने उसके अंदर एक्सप्रेशन डालोगे एंड उस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग वो रिज़ल्ट देगा। ठीक है, तो ऐसे 2 फंक्शंस होने वाले हैं। फ्लो के अंदर ये समझा भी था। सो पहला फंक्शन हैंडल की प्रेस, ठीक है, ये अपने अंदर की कोड लेगा, की का सबसे पहले, एंड देन की जो नॉर्मल है उसकी वैल्यू लेगा। ठीक है, ये कुछ करेगा। फ़िलहाल के लिए इसके अंदर console.log की कोड कर लेते हैं एंड देन की। ठीक है, सो अभी ये फंक्शन कॉल करना है। तो सबसे पहले कीबोर्ड वाले जो इवेंट्स हैं ना उनको टैकल करते हैं, जो कीबोर्ड से मतलब जब क्लिक करना है। सो यहाँ पे ऐप जो अपना एलिमेंट है उस पर ऑन की डाउन करके इवेंट है, इसको लगाते हैं। सो इवेंट लिया, देन हैंडल की प्रेस कॉल किया, क्योंकि सब कुछ यही हैंडल करेगा, हमें जस्ट इसको की कोड देना है। सो की कोड आएगा इवेंट डॉट की कोड से। नाउ इवेंट डॉट की से की का जो वैल्यू है वो आ जाएगा। ठीक है, अगर की डाउन नहीं चलता है, जो मोस्ट प्रोबेबली नहीं ही चलेगा, तो की इंडेक्स को 0 रखो, इससे चल जाएगा। अगर तुम्हारे में की डाउन जो है वर्क नहीं कर रहा है तो टैब इंडेक्स 0 ये चीज़ भी पास करो। ओके, तो वो चल जाएगा। नाउ हैंडल की प्रेस,
अब एक बार चेक करते हैं कंसोल में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। मैं जो भी की प्रेस कर रहा हूँ ना उसका की कोड एंड की वैल्यू जा रही है, ठीक है, राइट। सेम चीज़ इसके प्रेस पे भी करना है, ये अभी नहीं हो रहा है। ऑल्सो कर्सर पॉइंटर है, हाँ, तो एक माइनर सा चेंज है, बहुत छोटा, वो एक बार कर लेते हैं। और यहाँ पे यूज़र सेलेक्ट नन, ताकि यूज़र इसको सेलेक्ट ना कर पाए, एंड देन कर्सर पॉइंटर, ठीक है, स्टाइलिंग था छोटा सा। तो अभी कीपैड की कीज़ पे जब क्लिक हो ना तभी भी ये फंक्शन कॉल होना चाहिए, तो वो कर लेते हैं। सबसे पहले कीपैड के अंदर ये फंक्शन पास करना होगा ताकि वहाँ पे हम कॉल कर सकें। सो एज अ प्रूफ हम इसको पास करते हैं हैंडल की प्रेस, एंड यहाँ पे पास कर देते हैं हैंडल की प्रेस। ऐसे ही मैं नाम सेम रखता हूँ यूजुअली, तुम अलग रख सकते हो। यहाँ पे सो जब भी इन पी पे क्लिक हो, सो ऑन क्लिक what we will do, props डिफाइन करने ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे props, ठीक है, props डॉट हैंडल क्लिक, एंड यहाँ पे की कोड चाहिए। तो की कोड अगर याद हो तो जो कीज़ थी उनके जो स्ट्रक्चर था ऑब्जेक्ट था तो कुछ ऐसा था, की कोड एंड लेबल। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा की कोड मिलेगा ऐसे आइटम डॉट की कोड से, एंड देन आइटम डॉट लेबल से हमें वैल्यू मिल जाएगा, ओके। एंड देन सेम चीज़ करना है जब कोई सिंबल्स वाली की को प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पे जस्ट लेबल की बजाय वैल्यू, जैसा एक बार डिस्कस किया था कि यहाँ पे तीन चीज़ें हैं। वैल्यू के अंदर है जो ओरिजिनल जो की वैल्यू ना, वो वैल्यू के अंदर है यहाँ पे लेबल के अंदर नहीं है, ठीक है, स्ट्रक्चर जो था। एंड ओके कूल। एंड ऑन क्लिक के अंदर एरो फंक्शन लगा के कॉल करना, क्योंकि यहाँ पे हम फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, रेफरेंस पास नहीं कर रहे हैं। अगर तुम ये नहीं लगाओगे, ये एरो फंक्शन नहीं लगाओगे या फिर कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं रखोगे, नॉर्मल फंक्शन से भी कर सकते हो, एरो फंक्शन से भी कर सकते हो। अगर वो नहीं करोगे तो ऑन क्लिक जब रीड करेगा ना जावास्क्रिप्ट तो तभी इसको कॉल कर देगा, ये वाली चीज़ है ना, इसको तभी कॉल कर देगा। सो दिस इज़ नॉट करेक्ट, इसलिए एरो फंक्शन लगाया। अभी देखते हैं इसके क्लिक पे भी कुछ हो रहा है क्या। 5 कुछ तो एरर आया, रुको। हैंडल क्लिक इज़ नॉट अ फंक्शन, वेट अ मिनट। हैंडल की प्रेस था हुआ ना, हैंडल की प्रेस, ठीक है, ये नाम था, हैंडल क्लिक नाम नहीं था। सो नाउ इफ आई क्लिक ऑन, ठीक है, वर्किंग परफेक्टली, मेक स्पेस एंड एवरीथिंग, ठीक है, उस फंक्शन के अंदर जा रहे हैं। सो इस फंक्शन के अंदर जा रहे हैं तो अभी हैंडल करते हैं। सो उस तक जाने से पहले हेडर में एक छोटा सा चीज़ बचा है, बिल्कुल छोटा सा। अगर तुम रिफ्रेश करते हो ना तो तुम सबसे टॉप पे हो हिस्ट्री पे, तुम्हें ये नहीं दिख रहा है, जो नीचे वाली चीज़ें हैं ना ये दिखनी चाहिए, स्क्रॉल डाउन ये ऑटोमेटिकली हो जाना चाहिए। सो ऑटोमेटिक स्क्रॉल डाउन बचा है हेडर पे, वो लगा देते हैं जस्ट क्विकली। ऑटोमेटिक स्क्रॉल डाउन के लिए तुम्हें एक वो एलिमेंट चूज़ करना होगा जो तुम्हें जहाँ तक तुम्हें स्क्रॉल करना है। सो मुझे रिज़ल्ट वाले तक स्क्रॉल करना है। सो उसको एक रेफरेंस दे दो, रेफ मैं दे देता हूँ, रिज़ल्ट रेफ करके बना लेंगे ऊपर वेरिएबल कॉन्स्ट रिज़ल्ट रेफ, एंड यूज़ रेफ का यूज़ कर रहा हूँ, हुक जो है अपना यूज़ रेफ उसका यूज़ कर रहा हूँ, एंड दिस इज़ कॉन्स्ट। ओके, यूज़ रेफ इंपोर्ट कर लिया ऊपर, एंड देन उसको यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। सो जब भी ऐप माउंट हो, ऐप के माउंट पे यानी यूज़ इफेक्ट को कॉल करते हैं, एंड यहाँ पे डिपेंडेंसी अरे एम्प्टी पास करते हैं, यानी सिर्फ माउंट पे चलेगा यूज़ इफेक्ट ये वाला, एंड इंपोर्ट भी कर लिया साथ के साथ, ठीक है। सो इसके माउंट पे जो रिज़ल्ट रेफ है, यानी ये माउंट हो गया है रिज़ल्ट रेफ, तभी हम माउंट पे चला रहे हैं, पहले नहीं चला रहे हैं क्योंकि तब तक ये माउंट नहीं हुआ होगा। अभी ये यूज़ इफेक्ट तभी चलता है रिएक्ट के अंदर जब ये रिटर्न सबसे पहले चलता है, रिटर्न चलता है, देन उसके बाद यूज़ इफेक्ट चलता है, ओके, पहले नहीं चलता यूज़ इफेक्ट, भले ही वो उससे ऊपर लिख रखा है। सो जो ये रिज़ल्ट रेफ है ना, ये यहाँ पे लिया, इसका डॉट करंट लगाओगे तो ये एलिमेंट का जो तुम्हें रेफरेंस मिल जाएगा, एंड देन उसके अंदर एक
स्क्रॉल इनटू व्यू करके फंक्शन होता है। इससे क्या होगा, ये व्यू में आ जाएगा। व्यू मतलब अगर ये कहीं व्यू से बाहर है तो ऑटोमेटिकली स्क्रॉल करके व्यू में आ जाएगा। लाइक अभी मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ ना, तो देखो ये व्यू में है बिल्कुल। अगर मैं तुम्हें दिखाने के लिए, इसमें स्क्रॉल बिहेवियर करके होता है, और स्मूथ और स्पेलिंग आई एम नॉट श्योर क्या रहेगा। सो वो स्क्रॉल बिहेवियर नहीं होता, वो सिर्फ बिहेवियर होता है। हाँ ठीक है, बिहेवियर दिखाने के लिए जस्ट क्या होगा कि ये देखो स्क्रॉल कर रहा है फॉर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड। अगर तुम देख पा रहे हो तो पहले ऊपर ही होता है लेकिन स्क्रॉल करके नीचे आ रहा है। ठीक है, ये तो स्क्रॉल इनटू व्यू से ये होता है, वो एलिमेंट स्क्रॉल करके अपने व्यू में आ जाता है, मतलब जहाँ पे यूज़र को दिखे। सो ऑटो स्क्रॉल लग गया है। सिमिलर चीज़ चलो उसको बाद में देखेंगे, छोटा सा इसमें एक और जगह लगेगा, उसको बाद में देखेंगे। सो हैंडल की प्रेस पे अपने पास कहीं से भी की प्रेस होगा तो की कोड और उसका की आ जाएगा। ठीक है, सो इसमें अभी स्टार्ट करते हैं अपना काम करना। अगर की कोड आया ही नहीं है तो रिटर्न कर जाओ। सबसे पहली बात, अगर की कोड ही नहीं आया तो रिटर्न कर जाओ, राइट। एंड नेक्स्ट थिंग को आगे बढ़ने से पहले अपने पास एक्सप्रेशन का एक्सेस होना चाहिए, है ना। जो एक्सप्रेशन यहाँ पे होगा, ये जो लिखा हुआ है, इसका एक्सेस अपने पे होना चाहिए। सिमिलरली अपने पास रिजल्ट वेरिएबल का भी एक्सेस होना चाहिए, ताकि इसी, क्योंकि हमें इसी में चेंज करना है। सो दोनों की स्टेट्स बना लेते हैं। कॉन्स्ट एक्सप्रेशन सेट एक्सप्रेशन const result set result and use state। okay, नाउ अभी यहाँ पे आ गए, तो अभी हमें ये टैकल करना है कि जो भी की प्रेस हुआ है वो जो हमारे पास कीज़ हैं उनमें से ही प्रेस हुआ ना। मान लो मैंने वी प्रेस किया, वी, ठीक है, तो वी तो हमें यहाँ पे चाहिए ही नहीं, हमें सिर्फ नंबर्स चाहिए। ठीक है, तो उसको हमें डिस्कार्ड करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि अपने कैलकुलेटर पे कौन कौन सी कीज़ हैं जो अलाउड हैं प्रेस करने को। ठीक है, तो उसके लिए कुछ की कोड्स हमें, सबके जो की कोड्स हैं ना वो लिखने होंगे। वही तुम इस वेबसाइट से की कोड्स तुम लिख सकते हो। तो इट्स टाइम टेकिंग प्रोसेस पर है। सो मैंने पहले लिखे थे, मैं जस्ट उनको अभी कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, सो जो की कोड्स थे वो मैंने लिख लिए, यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लिए। सो ये यूज्ड की कोड्स हैं, जो की हम यूज़ करने वाले हैं अपने कैलकुलेटर में। सो इसके अंदर एक और चीज़ है, जैसे कि जो क्यू के जस्ट ऊपर जो 1 होता है ना, उसका की कोड होता है 49। एंड देन जो नम पैड होता है बड़े वाले कीबोर्ड में राइट साइड में, उसका की कोड आई गेस 101 होता है।
ठीक है, तो ये दोनों की कोड मैंने इंक्लूड किए हैं कि यूज़र कौन से वाला भी प्रेस करे तो हो जाए। सो यूज़ की कोड के अंदर वे की कोड्स हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, ओके, जो यूज़र को अलाउड है प्रेस करने को। नंबर्स के अंदर नंबर का सिंपली वही ये नंबर कौन कौन से हैं वो चीज़ है, 0 से 9 तक है। एंड देन ऑपरेटर्स के अंदर माइनस, प्लस, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर्स हैं, ओके। सो यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले। अब सबसे पहले चेक करते हैं क्या जो की प्रेस हुआ है वो अपने कीकोड में है या नहीं है। सो इफ़ यूज्ड कीकोड्स डॉट इंक्लूड्स कीकोड, जो प्रेस हुआ है कीकोड वो वाला, अगर ऐसा नहीं है, इसको ऐसा कर देते हैं, अगर ऐसा नहीं है तो जस्ट रिटर्न कर जाओ। एंड वन मोर थिंग, दिस कैन बी पॉसिबल, कि एक बार चेक कर लेते हैं, जो कीकोड है ना वो अपने पास नंबर में भी आ सकता है, नंबर में भी। सो उसको टैकल करने के लिए भी यहाँ पे लगा देते हैं कीकोड इक्वल्स कीकोड प्लस सिंगल खाली कोट्स। तो इससे क्या होगा ना, कीकोड स्ट्रिंग में चेंज हो जाएगा, ओके, एंड की तो स्ट्रिंग में ही आएगा अपने पास। नाउ अगर यहाँ पे अपने पास नंबर्स हैं, ओके, सो इसको ना नंबर में ही रखते हैं क्योंकि अपने पास यहाँ पे नंबर्स हैं, ठीक है, यूज़ की कोड्स में। सो नंबर टू नंबर मैच हो जाएगा, राइट। अगर मतलब यहाँ पे इस लाइन ये लाइन क्या कर रही है कि अगर जो की प्रेस हुआ है वो अपने यूज्ड की कोड में नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं जब कुछ और प्रेस किया है। एंड अगर वो उसके अंदर, तो चेक करते हैं कौन से वाला है। सो नंबर्स डॉट इंक्लूड्स की। सो जो नंबर है ना 0 से 9 तक, इनमें अगर अपना जो की है वो प्रेजेंट है तो मतलब नंबर प्रेस हुआ है, नंबर, ठीक है। एंड सिमिलरली अगर ऑपरेटर्स के अंदर अपना की है तो ऑपरेटर प्रेस हुआ है, एल्सिफ लगा देते हैं, ऑपरेटर कोई प्रेस किया बंदे ने। एंड अगले वाला कंडीशन कि इन दोनों में से नहीं, अब कीकोड से मैच करेंगे। अगर एंटर प्रेस किया तो उसको कीकोड से मैच करेंगे। एंटर का कीकोड 13 होता है। सो अगर उसने एंटर प्रेस किया है यानी वो रिजल्ट चाहता है तो 13 से मैच करा लेंगे। सिमिलरली बैक स्पेस अगर वो क्लियर करना चाहता है तो बैक स्पेस का होता है 8, यहाँ पे कर लेता हूँ 8 एंड बैक स्पेस। सो एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हम प्रेस कर रहे हैं वो चीज़ें आ रही या नहीं आ रही। सो मैंने 8 प्रेस किया, इट इज़ अ नंबर, मैंने बैक स्पेस प्रेस किया, बैक स्पेस आ गया, इक्वल प्रेस किया, एंटर है, ठीक है, प्लस ऑपरेटर है 0, ओके, एवरीथिंग लुक्स गुड। सो हमें पता भी चल गया अभी कि यूज़र ने कौन से वाला नंबर प्रेस किया है। नाउ अकॉर्डिंगली चेंजेस करते हैं। सबसे पहले अगर उसने की प्रेस किया है तो ये चेक करेंगे कि सबसे पहले उसने 0 तो प्रेस नहीं कर दिया, मतलब शुरुआत में ही, तो 0 नहीं हमें चाहिए, कोई ऐसा नंबर चाहिए जैसे कि 0 1 नहीं ले रहे हैं, 1 से 1 2 3 या फिर कुछ भी लो, लेकिन 0 आगे नहीं होना चाहिए क्योंकि नहीं तो वो ऑक्टल में समझ जाएगा जावास्क्रिप्ट, जब हम उसको इवेल्युएट करेंगे ना तब ऑक्टल में ना समझ जाए। सो इसको चेक करने के लिए इफ़ की अगर 0 है की देन एक चीज़ चेक करेंगे ऑल्सो जो एक्सप्रेशन है, नहीं ठीक है ओके, तो चीज़ चेक करेंगे एक्सप्रेशन डॉट लेंथ, अगर 0 के इक्वल लेंथ है तो रिटर्न कर जाओ, एल्स कुछ भी मत करो, ओके। या फिर इसको ना इफ स्टेटमेंट के अंदर लिख लेते हैं इफ़, ठीक है, अगर एक्सप्रेशन खाली है, मतलब अभी शुरुआत में तुम 0 एंटर कर रहे हो तो नहीं चाहिए हमें 0, ठीक है, रिटर्न कर जाओ। एंड ओके, नाउ अगर ऐसा नहीं है तो सेट एक्सप्रेशन टू करंट, जो एक्सप्रेशन प्रेजेंट है प्लस जो अपने पास किया है ना उसको ऐड करके सेट कर दो, ठीक है। नाउ ऑपरेटर, जब ऑपरेटर एंटर किया यूज़र ने तो क्या करना है, ऑपरेटर एंटर किया तो सबसे पहले एक चेक लगाएं कि ऑलरेडी जो स्ट्रिंग के लास्ट में है वो कोई ऑपरेटर तो नहीं है। अगर वो ही ऑपरेटर है तो मान लो यूज़र ने प्लस प्रेस किया है, प्लस उसके बाद वो माइनस प्रेस कर रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता है ना।
तो चेक करेंगे कि ऑलरेडी लास्ट में कोई ऑपरेटर तो प्रेजेंट नहीं है, एंड उससे पहले एक चेक ये लगाएंगे कि खाली तो नहीं है एक्सप्रेशन जो है, एक्सप्रेशन जो लेंथ, या तो तुम ऐसे कर सकते हो या फिर तुम कर सकते हो, अरे इफ़ नॉट एक्सप्रेशन देन रिटर्न, मतलब अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो रिटर्न कर जाओ। एंड नेक्स्ट चेक जो लगाना था कि जो लास्ट वाला कैरेक्टर है, लास्ट कैरेक्टर को उठाने के लिए लास्ट कैर नाम से वेरिएबल, एंड लास्ट कैरेक्टर को कैसे लेंगे, एक्सप्रेशन एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग पे स्लाइस नाम का फंक्शन होता है लास्ट कैरेक्टर के लिए, उसमें -1 प्रेस करोगे ना तो लास्ट से एक कैरेक्टर को ट्रिम करके तुम्हें दे देगा। सो इफ ऑपरेटर्स डॉट इंक्लूड्स लास्ट कैरेक्टर, अगर लास्ट कैरेक्टर ऑपरेटर्स में है तो रिटर्न कर जाओ, क्योंकि ऑलरेडी ऑपरेटर प्रेजेंट है तो हम ऑपरेटर दूसरा नहीं लगाने वाले हैं। ऑल्सो अगर लास्ट कैरेक्टर एक डेसिमल है तो भी नहीं लगाएंगे, जैसे कि 12 पॉइंट लगा रखा है एंड देन प्लस कर दिया, ठीक है, 12 पॉइंट के बाद कुछ तो लिखो, और 15 सॉरी, ठीक है। तो अगर लास्ट कैरेक्टर एक सिंपल डेसिमल है तो भी रिटर्न कर जाओ, एल्स एक्सप्रेशन में अपना कैरेक्टर जो है वो ऐड कर दो, ठीक है। एक्सप्रेशन में की ऐड कर दिया, ऑपरेटर का भी हो गया। और इसको एक बार देखने के लिए कि प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, हेडर में पास करते हैं इसको, एक्सप्रेशन इज इक्वल्स एक्सप्रेशन, ठीक है, एंड हेडर में पास कर दिया, एंड यहाँ पे इसको शो करते हैं props डॉट एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी आएगा props इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वो ऑब्वियसली डिफाइंड नहीं है, राइट। लाइन नंबर 27 जो props है वो डिफाइन है, तो यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं props, एंड ना अगर मैं कुछ प्रेस करूँ, जैसे मैंने 8 प्रेस किया, 8 ओके, 6 ठीक है, मल्टीप्लाई प्रेस किया, ठीक है, मैं दोबारा प्रेस कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, ठीक है, देखो मैं प्रेस कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, अभी हो गया कि डिवाइड बाद में प्रेस किया, 2 पॉइंट के बाद, हाँ डॉट अभी लगाने का हमने लिखा नहीं है, ठीक है, ओके डॉट का लिख देते हैं, एंड उससे ही पहले एक छोटा सा और मिनिमम हाइट दे देते हैं इसका, एक्सप्रेशन का भी min height 30 pixels and same with the result part, okay. ओके सो एक्सप्रेशन जा रहा है यहाँ तक अपना, ठीक है। जब नंबर प्रेस किया तो उसको हैंडल कर लिया, अब किसी ने ऑपरेटर प्रेस किया तो उसको भी हैंडल कर लिया, अब किसी बंदे ने बैक स्पेस प्रेस किया तो उसको भी हैंडल करते हैं ना। अब मान लो स्ट्रिंग खाली, एक्सप्रेशन है ही नहीं, अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो बैक स्पेस प्रेस करने से क्या होगा, राइट। तो वही कंडीशन, अगर एक्सप्रेशन ही नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, बैक स्पेस का क्या मतलब है। उसके बाद अगर एक्सप्रेशन है तो जस्ट एक लास्ट कैरेक्टर ना उसको ट्रिम करना है। सो सेट एक्सप्रेशन, नाउ एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस करेंगे दोबारा से, इस बार 0,-1 मतलब 0 से स्टार्ट करो, शुरुआत से स्टार्ट करो, एंड -1 मतलब लास्ट से एक काट दो, जो स्ट्रिंग बच गया ना उसको एक्सप्रेशन में सेट कर देगा। बेसिकली लास्ट का एक काट के एंड उसको सेट कर देगा। जैसे कि अगर 115 है तो 11 को सेट कर देगा, 5 को हटा देगा। इतना काम है इसका बैक स्पेस का, ठीक है। बैक स्पेस भी हो गया। और डेसिमल वाला चेक नहीं लगाया हमने, अगर यूज़र डेसिमल प्रेस करता है तो उसको लगा लेते हैं एक बार। एल्सिफ की इक्वल एक सिंगल डॉट, मतलब डेसिमल अगर यूज़र ने प्रेस किया है तो ये उसका चेक है। सो अगर सिमिलरली सबसे पहला चेक तो वही होगा, अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो रिटर्न कर जाओ, अगर एक्सप्रेशन है नहीं तो किस पे तुम डॉट लगाओगे, राइट। एंड दूसरा चेक ये होगा कि मान लो किसी ने लिखा है 54 प्लस, तो इसके बाद डॉट थोड़ी लगेगा, एक तुम्हें नंबर चाहिए ना, मतलब जो लास्ट वाला कैरेक्टर है वो कोई नंबर होना चाहिए, तभी तुम डॉट लगाओगे, राइट। सो कॉन्स्ट लास्ट कैर इक्वल्स एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस -1। सो इससे हमें लास्ट कैरेक्टर मिल जाएगा। एंड देन हम चेक करेंगे इफ़
numbers dot includes लास्ट कैरेक्टर एंड नोट लगा देंगे कि अगर नंबर के अंदर लास्ट कैरेक्टर नहीं है, मतलब नंबर के अलावा कुछ और है लास्ट कैरेक्टर, तो रिटर्न कर जाओ। एंड अगर ऐसा नहीं है, मतलब जो लास्ट कैरेक्टर वो एक नंबर ही है, तो सेट कर दो एक्सप्रेशन को करंट एक्सप्रेशन प्लस में जो की आया यानी डॉट। ठीक है, डॉट वाला भी लग गया, बैक स्पेस भी लग गया, एंटर बचा है। तो इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। अभी मैं कीबोर्ड से प्रेस करता हूँ 99, बैक स्पेस भी है, ओके, वर्किंग प्रॉपरली। नाउ 12 माइनस 50 डॉट 45 डॉट, अभी देखो दोबारा डॉट एंटर नहीं हो रहा क्योंकि लास्ट कैरेक्टर नंबर नहीं है। ठीक है, 4 5 प्लस या फिर माइनस एंड दोबारा डॉट एंटर कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है, देखो डॉट नहीं हो रहा है, 2 एंड देन डॉट फिर हो रहा है। ओके, वर्क्स फाइन, बैक स्पेस भी लग गया एंड जस्ट अभी एंटर का फंक्शनैलिटी बचा है, राइट। सो एंटर का देखते हैं, ये वाला एंटर है ना। हाँ, अभी अगर एक्सप्रेशन नहीं है, सबसे पहला कंडीशन, अगर एक्सप्रेशन है ही नहीं तो रिटर्न कर जाओ। एंड देन अभी जो दूसरे फंक्शन का बारे जो डिसाइड किया था, जो कैलकुलेट करेगा क्या रिजल्ट है, राइट। सो कॉन्स्ट कैलकुलेट रिजल्ट एंड ये अपने अंदर एक्सप्रेशन लेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे इक्वल टू आएगा, ओके, ये अपने अंदर एक्सप्रेशन लेगा एंड इसको एक बार लिख लेते हैं। सो इफ़ अगर एक्सप्रेशन जो इसके अंदर आया है वो नहीं, मतलब खाली आया फिर आया नहीं, तो रिटर्न कर जाओ। एक्सप्रेशन नहीं है तो हम क्या मतलब इवेल्युएट करेंगे। दूसरा चीज़, अगर जो तुमने एक्सप्रेशन लिखा है सपोज ऐसे आया 54 प्लस 85 माइनस, सो ये वैलिड नहीं है। लास्ट का जो कैरेक्टर है वो एक ऐसा नहीं होना चाहिए, क्या कहते हैं, ऑपरेटर वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए डॉट, मतलब लास्ट का कैरेक्टर नंबर होना चाहिए। सो उसके लिए भी चेक लगाते हैं, लास्ट कैर इक्वल्स कॉन्स्ट, कॉपी कर लेते हैं ना, यहाँ पे होगा एंड ये एक्सप्रेशन नहीं है आपकी बार, EXP है क्योंकि जो इसके अंदर आया है ये EXP, इसको चेक करना है। सो लास्ट कैरेक्टर मिल गया एंड इसके अंदर चेक लगाते हैं, इफ़ नंबर्स डॉट इंक्लूड्स लास्ट कैर, ये तो इंक्लूड है तब के लिए, अगर नहीं है तो नोट लगा दिया। अगर ऐसा नहीं है तो हम क्या करेंगे ना, जो एक्सप्रेशन आया है उसको थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यानी एक्सप्रेशन इक्वल्स EXP डॉट स्लाइस एंड 0 से -1 तक, मतलब एक बैक स्पेस चले गए एंड जो लास्ट का कैरेक्टर था ना वो नंबर के अलावा कुछ और था, तो हमने उसको हटा दिया एंड अपने पास अब नंबर ही है लास्ट कैरेक्टर। तो अपने पास अब अच्छी एक्यूरेट स्ट्रिंग है जिसको हम इवेल्युएट कर सकते हैं। सो इवेल्युएशन के लिए इवैल एक फंक्शन होता है एंड इसके अंदर तुम जस्ट एक्सप्रेशन पास करते हो तो तुम्हें रिजल्ट रिटर्न करता है इन नंबर। ठीक है, एक्सप्रेशन शुड बी अ स्ट्रिंग ओनली। ओके, सो सपोज कॉन्स्ट रिजल्ट, ये फिर मैं आंसर कर देता हूँ, आंसर। ठीक है, इवैल के बारे में एक बात और बता देता हूँ कि इवैल को यूजुअली मतलब ऐसा समझते हैं कि सिक्योर नहीं है यूज़ करना। वो भी एक रीज़न है क्योंकि इवैल के अंदर जो एक्सप्रेशन जाता है ना, तुम इसके अंदर जावास्क्रिप्ट कोड को डाल के उसको रन कर सकते हो। सो इट इज़ नॉट सिक्योर अगर हम यूज़र से मतलब इनपुट उसको डलवा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि प्री डिफाइंड है कि यूज़र यही इनपुट डाल सकता है, मतलब ये नंबर सही नहीं को डाल सकता है, कुछ और नहीं लिख सकता है। तो यहाँ पे हम इवैल को यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सो यहाँ पे मैं ये इवैल एक इवेल्युएशन करके देगा अपने को, लेकिन वो इवेल्युएशन बहुत बड़ी हो सकती है। लाइक तुमने लिखा 5 स्टार 1 पॉइंट, ऐसे पॉइंट में बड़ी वैल्यू दे दी, तो इवेल्युएशन के बाद जो डेसिमल मान लो कुछ ऐसे आया, मे बी डेसिमल के बाद बहुत बड़ा आया कुछ, तो ये तो यूज़र को नहीं दिखाना ना, हम सिर्फ 2 डेसिमल तक लिमिट रखेंगे 5.65 तक। सो इसको करने के लिए टू फिक्स्ड होता है जावास्क्रिप्ट में फंक्शन, टू फिक्स्ड, एंड इसके अंदर आर्ग्यूमेंट हो जाता है कि कितने तक तुम्हें फिक्स करना है, लिमिट रखना है। सो हमें 2 डेसिमल तक लिमिट रखना है, तो 2 लिख दिया। ठीक है, नाउ एंड ऑल्सो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं लास्ट में, क्योंकि अपना सारा चीज़ें एक्सप्रेशन वगैरह सब स्ट्रिंग में ही है, तो इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया एंड देन हम सेट कर देते हैं, सेट रिजल्ट टू आंसर। ओके, रिजल्ट सेट कर दिया, गुड। एंड यहाँ पे ये हो गया
अभी कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेट रिज़ल्ट, एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन पास करना है, एंड ये अपने आप रिज़ल्ट के अंदर सेट कर देगा, जो अपने रिज़ल्ट बनाया था ना हमने उसको सेट कर देगा उसके अंदर रिज़ल्ट को निकाल के। एंड जो रिज़ल्ट है इसको हेडर के अंदर शो कर लेते हैं, यहाँ पे पास करते हैं रिज़ल्ट इज इक्वल्स रिज़ल्ट, एंड हेडर के अंदर इसको दिखाते हैं, यहाँ पे दिखा रहे थे ना, सो ये डमी हटा के यहाँ पे props डॉट रिज़ल्ट करते हैं, ठीक है। अभी चेक करते हैं, सो सपोज 50 + 5 एंटर दबाया तो 55 आया, लेकिन हमें एक रियल टाइम कैलकुलेशन भी चाहिए कि जब हम प्रेस कर रहे हैं ना तभी भी कैलकुलेशन हो। सो उसके लिए जब भी कोई नंबर प्रेस हो, कहाँ है अपना नंबर वाला, ये ना, जब भी कोई नंबर प्रेस हो एंड वो ठीक नंबर है, सो तभी कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेट रिज़ल्ट, एंड क्या डालना है इसके अंदर एक्सप्रेशन, करंट जो एक्सप्रेशन है प्लस की, क्योंकि जो नया नंबर प्रेस हुआ है ना उसको भी अभी एवेल्युएट करना है, अभी तक वो सेट नहीं हुआ एक्सप्रेशन में, इससे अगले वाले लाइन में सेट कर रहे हैं, तो यहीं पे प्लस की डाल दिया, ठीक है। मतलब अगर मैं सिर्फ एक्सप्रेशन लिखूँगा ना यहाँ पे, सो अगर मान लो 1445 है एंड अभी मैंने 6 प्रेस किया उसके बाद, तब ये इफ़ वाला चलेगा जो ब्लॉक है, एंड अगर मैं सिर्फ एक्सप्रेशन भेज दूंगा यहाँ पे तो 445 जाएगा, ठीक है। मैंने प्लस की इसीलिए किया क्योंकि मुझे 6 भी चाहिए, क्योंकि अभी ये लेटेस्ट एंटर हुआ है, ठीक है, इसलिए प्लस की किया। नाउ अभी रियल टाइम मिलना चाहिए, देखते हैं 5 किधर है, 85 - 45, हाँ रियल टाइम मिल रहा है, अच्छा है, लेकिन बैक स्पेस पे नहीं मिल रहा है, देख रहे हो बैक स्पेस पे नहीं है, तो बैक स्पेस पे भी करते हैं। जब यूज़र बैक स्पेस दबाए तो यहाँ पे भी कैलकुलेट रिज़ल्ट, एंड यहाँ पे नॉर्मल एक्सप्रेशन जो है वो पास कर देते हैं, नहीं एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस, एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस वही चेंज करके, नॉर्मल नहीं डॉट स्लाइस, ठीक है, जो चेंज कर रहे हैं वो पास करना है, राइट, कूल। अभी बैक स्पेस पे भी चलना चाहिए, सो 88 *10, ठीक है, माइनस, हाँ बैक स्पेस पे भी अभी प्रॉपरली वर्क कर रहा है, cool. अच्छा है, ठीक है, रियल टाइम भी हो गया है, एंटर पे भी चल रहा है। अब जस्ट हिस्ट्री वाला पार्ट है कि हिस्ट्री में इसको ऐड करना है, ओके। सो यहाँ तक जो बेसिक कैलकुलेटर की फंक्शनलिटीज़ है ना वो हमने कर ली हैं, ये हिस्ट्री वाला पार्ट एंड ये डार्क मोड एंड लाइट मोड को परसिस्ट करने वाला पार्ट, ये एडिशनल वाला है, तुम चाहो तो यहाँ पे स्किप कर सकते हो, मतलब अगर तुम्हें बिल्कुल ही बेसिक बनाना है, ठीक है, नहीं तो ये हिस्ट्री वाला भी देख ही लो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत ही ईजी है, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। सो एक और स्टेट हिस्ट्री करके, हिस्ट्री सेट हिस्ट्री, ओके, नाउ यूज स्टेट, सो ये एक एरे होगा, एरे ऑफ क्या कहते हैं एक्सप्रेशंस जो हिस्ट्री में जाएंगे, एंड हिस्ट्री कभी सेट करना है जब कैलकुलेट रिजल्ट करें ना, तभी नहीं करना, जब एंटर प्रेस हो तभी करना, क्योंकि कैलकुलेट रिजल्ट जब हम कुछ की प्रेस करेंगे तभी भी कॉल होगा, लेकिन जब हम एंटर दबा देना तभी हमें कैलकुलेट जो हिस्ट्री के अंदर कुछ चीज़ें डालनी है, राइट। एंड हिस्ट्री को यहाँ पे हेडर के अंदर, चलो उसको बाद में देखेंगे, तो हिस्ट्री के अंदर हमें कुछ चीज़ें डालनी है, एंड वो तभी डालनी है जब एंटर प्रेस हो। सो उसके लिए अभी कैसे करें, इसके नीचे एंड सेट, सबसे पहले एक चेक लगाएंगे कि इफ़ हिस्ट्री डॉट लेंथ इज़ ग्रेटर देन 20, मैंने बताया था 20 तक लिमिट कर रहे हैं हिस्ट्री को, ज़्यादा नहीं रख रहे हैं, ठीक है। अगर वो 20 से बड़ा है तो एक और बात, हिस्ट्री जो है ना वो एक एरे है, एंड देन तुम स्टेट में डायरेक्टली उसको मतलब मैनिपुलेट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो एक एरे है। तुम अभी तुम बोलोगे कि हम एक्सप्रेशन में डायरेक्टली मैनिपुलेट कर रहे थे, हम डायरेक्टली एक्सप्रेशन में कुछ भी मैनिपुलेट नहीं कर रहे थे। अभी देखो एक्सप्रेशन डॉट स्लाइस है ना, ये एक नई स्ट्रिंग रिटर्न करता है, ओके। एक्सप्रेशन में डायरेक्टली कुछ भी मैनिपुलेशन नहीं कर रहे हैं, सो कभी भी स्टेट में डायरेक्टली मैनिपुलेशन नहीं करना होता है, उसका एक अलग से वो बनाओ टेम्परेरी वेरिएबल वगैरह, एंड देन उसमें मैनिपुलेशन करो। सो इसका बना लेते हैं, कहाँ गया एंटर, ये रहा, कॉन्स्ट टेम्प हिस्ट्री, ठीक है,
स्प्रेड कर देते हैं हिस्ट्री, एंड यहाँ पे टेम्प हिस्ट्री को यूज़ करेंगे। टेम्प हिस्ट्री अगर वो 20 से बड़ा है तो टेम्प हिस्ट्री इक्वल्स टेम्प हिस्ट्री डॉट स्प्लाइस, एंड देन जो सबसे पहला है ना उसको रिमूव कर दो, यानी जो सबसे लास्ट में ऐड हुआ था, सबसे पहले इंडेक्स वाले को रिमूव कर दिया। एंड अगर बढ़ानी है तो इफ़ कंडीशन चलेगी ही नहीं। ओके, नाउ हमने ये चेक कर लिया कि हिस्ट्री 20 से तो बढ़ानी है, अब बढ़ानी ये कंफर्म हो गया। नाउ टेम्प हिस्ट्री के अंदर जो करंट एक्सप्रेशन है उसको पुश कर देते हैं। टेम्प हिस्ट्री के अंदर डॉट पुश एक्सप्रेशन, जो करंट एक्सप्रेशन है ना उसको पुश कर देते हैं। राइट, ओके, एंड बस हिस्ट्री हो गया अपने, नथिंग मच ग्रेट इन दैट, हिस्ट्री ऐड हो गया। नाउ 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 हिस्ट्री को शो करने के लिए हेडर के अंदर पास करते हैं यहाँ पे हिस्ट्री, हेडर के अंदर जाते हैं, एंड देन यहाँ पे ये जो पी टैग्स है ना अभी ऐसे नहीं आएंगे, अभी हम मैप करेंगे props डॉट हिस्ट्री में, मैप एंड देन आइटम, और ये सारा भी एक इसके अंदर होगा, एंड देन पी टैग एंड डेफिनेटली की होगा इंडेक्स। हाँ, अभी एक गोचा कह सकते हो है कि हम हिस्ट्री को तो अपडेट करेंगे, डेफिनेटली हिस्ट्री तो अपडेट होगा, सो इसको हम सिर्फ इंडेक्स नहीं रख सकते हैं, की को कुछ तो अलग रखना होगा। राइट, सो इसके लिए ऐसा करते हैं कि जो आइटम आएगा ना, आइटम प्लस इंडेक्स, या फिर this can set a unique thing, और या फिर तुम्हें यूनिक बिल्कुल ही करना है ना तो सबसे आसान तरीका मैथ डॉट रैंडम स्टार कोई भी एक नंबर लिख दो, उससे छोटा छोटा दे देगा। सो अब ये डेफिनेटली अभी जो है ना की यूनिक है, काफ़ी यूनिक है। नाउ पी टैग के अंदर वो आइटम, दैट्स ऑल हो गया। ये हिस्ट्री को यहाँ से रिमूव कर देते हैं। एक और चेक रह गया, अगर मान लो हिस्ट्री है ही नहीं तभी मैप नहीं करेंगे ना, तो एक चेक लगा देते हैं props डॉट हिस्ट्री, मतलब अगर वो है एंड ऑपरेटर, मतलब अगर एंड ऑपरेटर होता है ना, अगर मतलब ये चीज़ ट्रू होता है तभी नेक्स्ट वाली चीज़ को चेक करते हैं, मतलब चेक करते हैं फिर मूव ऑन करते हैं। सो अगर props डॉट हिस्ट्री होगा ही नहीं तो यहाँ पे जाएगा ही नहीं, props डॉट हिस्ट्री डॉट मैप पे जाएगा ही नहीं। ओके, सो इसलिए एंड ऑपरेटर। नाउ हिस्ट्री भी आ गया होगा, ओ ये क्या हो गया, एक मिनट। राइट, लाइट मोड डार्क मोड, नाउ 88 स्टार 33 इक्वल्स, ओ ये कैलकुलेट तो हो रहा है बट हिस्ट्री के अंदर ऐड नहीं हो रहा है। लेट मी चेक वाई app.js, हाँ ये टेम्प हिस्ट्री के अंदर पुश कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल हिस्ट्री के अंदर ऐड ही नहीं कर रहे हैं, ये रह गया। सो टेम्प हिस्ट्री उसके अंदर ऐड कर दिया। नाउ दिस शुड फाइन वर्क फाइन। 399 इक्वल्स, हाँ देखो हिस्ट्री के अंदर ऐड हुआ। नाउ तुमने कुछ भी किया वो हिस्ट्री के अंदर ऐड हुआ एंटर दबाने के बाद। नाउ तुमने और कुछ किया वो भी ऐड हुआ, ये भी ऐड हुआ, तो बेसिकली हिस्ट्री के अंदर ऐड हो रही हैं चीज़ें। राइट, एक और चीज़ देखो, अभी मैंने कुछ लगाया ना तो वो अपना रिज़ल्ट तो बहुत नीचे चला गया। राइट, अभी मैंने और कुछ लिखा, एक मिनट, मे बी अनएक्सपेक्टेड एरर। सो बेसिकली अपना जो रिज़ल्ट है ना वो काफ़ी नीचे जा रहा है। अभी मैं कुछ लिख रहा हूँ, देख रहे हो अपना रिज़ल्ट काफ़ी नीचे जा रहा है। ये नहीं चाहिए, जब ये अपडेट हो हिस्ट्री तो हमें ये दोबारा से नीचे अपने आप से स्क्रॉल करना होगा। तो ये फंक्शनैलिटी हेडर डॉट जेएस में होगा, वो लगाते हैं। सो ये एक तो मैं बेसिकली props डॉट हिस्ट्री के अपडेशन पे ये दोबारा से स्क्रॉल करो। राइट, यूज़ इफेक्ट में कर रहे हैं एक, तो अभी तुम इसमें लगाओगे एंटर -5 एंटर हो रहा है ना। राइट,
या ऑटोमेटिकली स्क्रॉल, लेकिन अगर देखो ये एक्सप्रेशन बढ़ जाता है तो अभी ये स्क्रॉल बार आया, मैंने 65 लिख रखा है, मैंने लिखा अभी स्टार 10, लेकिन वो तुम्हें विजिबल नहीं क्योंकि ये स्क्रॉल हो गया एंड वो यहाँ पे है स्टार 10। सो इसको भी ऑटोमेटिकली राइट साइड मतलब लेफ़्ट साइड स्क्रॉल करना है, कितना किसे कहते हैं, राइट साइड स्क्रॉल करना है, जैसे भी है, मतलब हमें राइट साइड वाला चीज़ दिखाना है, ठीक है। तो उसके लिए भी एक चीज़ करते हैं कि एक मिनट, हाँ, जब भी एक्सप्रेशन चेंज हो, सो एक यूज इफेक्ट लगाएंगे, जब भी एक्सप्रेशन चेंज हो ना तभी करते हैं वो चीज़। एक्सप्रेशन props डॉट एक्सप्रेशन, नॉट एक्सप्रेशन, इट्स props डॉट एक्सप्रेशन। जब भी ये चीज़ चेंज हो तो इसका भी एक रेफ लेते हैं, एक्सप्रेशन जो है ना, और ये div, इसका रेफ लेते हैं, रेफ इसका होगा एक्सप्रेशन, रेफ करके बना लेते हैं एंड ऊपर यहाँ पे बनाते हैं ठीक है, एंड ये दिस विल बी एक्सप्रेशन रेफ, एक्सप्रेशन रेफ, ओके। एंड यहाँ पे एक्सप्रेशन रेफ डॉट करंट डॉट स्क्रॉल स्क्रॉल लेफ्ट इक्वल्स, मतलब लेफ़्ट साइड स्क्रॉल करो, ठीक है। मतलब लेफ़्ट का जो स्क्रॉल है ना वो कितना करो, स्क्रॉल राइट साइड करना है बट लेफ़्ट का स्क्रॉल है वो बता रहे हैं इससे। स्क्रॉल तो राइट साइड करेंगे लेकिन लेफ़्ट का जो स्क्रॉल होगा ना वो कितना रखना है वो बता रहे हैं यहाँ पे। सो ये जो एक्सप्रेशन है उसका जितना भी स्क्रॉल विड्थ ही होगा ना वो पूरा स्क्रॉल कर दो। सो ये इस लाइन का मतलब क्या है कि एक्सप्रेशन को लेफ़्ट में कितना स्क्रॉल रखना है, एक्सप्रेशन के लेफ़्ट में कितना स्क्रॉल रखना है, तो कितना रखना है, जो पूरा विड्थ है ना एक्सप्रेशन का उतना ही स्क्रॉल कर दो, मतलब पूरा ही कर दो, ओके। लाइक ये जो लेफ़्ट वाला पार्ट है ना, मैं दिखाता हूँ, एक मिनट, ये जो है ना ये छोटा सा पार्ट बचा हुआ है, ये कितना रखना है ये बता रहे हैं हम यहाँ पे, और वो कितना रखना है मतलब पूरा ही रख दो। मतलब अगर ज़्यादा होगा तो जितना मैक्स हो सकता है उतना रख देगा, अपना काम चल जाएगा। तो अभी अगर मैं लिखूँ प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई एंड देन 7 देन प्लस, सो ये ऑटोमेटिकली स्क्रॉल हो रहा है। सो ये फंक्शनलिटी चाहिए था, लग गया, ग्रेट। नाउ ये भी लग गया, हिस्ट्री भी आ रहा है अपना। जस्ट एक चीज़ रहता है, परसिस्ट करना। अब इसको रिफ़्रेश करूँगा ना तो ये गायब हो जाएगा, ऐसा नहीं चाहिए, परसिस्ट होना चाहिए। सो उसके लिए लोकल स्टोरेज का यूज़ करेंगे। क्या करेंगे, जब भी डार्क मोड चेंज होगा, सबसे पहले तो डार्क मोड को रखेंगे। डार्क मोड जब भी चेंज हो, सो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम कैलकुलेटर ऐप मोड, ओके, ये नाम रख लेते हैं, काफ़ी बड़ा है पर ठीक है। एंड देन यहाँ पे लोकल स्टोरेज में कुछ भी स्टोर करा रहे हो एक्सेप्ट स्ट्रिंग, तो उसको स्ट्रिंगीफाई, जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई से उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो, देन स्टोर कराओ। क्योंकि मान लो अगर वो एक एरे है, तुमने स्टोर तो करा लिया लेकिन वो एज ए स्ट्रिंग स्टोर हो गया यहाँ पे लोकल स्टोरेज में, जब तुम उसको रिट्रीव करने जाओगे ना तो तुम उसको वापस एरे में रिट्रीव नहीं कर सकते, वो स्ट्रिंग में रिट्रीव होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि स्ट्रिंगीफाई कर लेते हैं पहले जेसन से उस चीज़ को, एंड देन जब दोबारा लेंगे ना तो उसको पार्स कर लेंगे। जेसन डॉट पार्स भी एक फंक्शन होता है, उससे उसको पार्स कर लेंगे, तो जिस स्टेट में गया था उसी स्टेट में वापस मिल जाएगा, ओके। सिमिलरली विद बुलियन वेरिएबल्स, सो इस डार्क मोड एक बुलियन वेरिएबल है, तो उसको सबसे पहले स्ट्रिंगीफाई करके स्टोर कर लेंगे। एंड सेम चीज़ करना है जब हमारा हिस्ट्री वाला जो वो है ना वो चेंज हो, हिस्ट्री वाली स्टेट, हिस्ट्री, ठीक है। एंड इसका क्या नाम है, कैलकुलेटर ऐप हिस्ट्री करके रख देते हैं नाम, ओके, स्टोर कर लेंगे। एंड यहाँ पे गेट कर लेते हैं जेसन डॉट पार्स, मैंने बताया था स्ट्रिंगीफाई करके स्टोर करते हैं एंड देन पार्स कर लेते हैं जब उठाएंगे उसको। सो लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, इससे आइटम उठा लेंगे एंड देन नाम था कैलकुलेटर ऐप एंड मोड, ओके। एंड एक चेक इसमें लगाते हैं कि अगर मान लो वो शुरू में है ही नहीं, अब
शुरू में तुमने ऐप चलाया तो होगा ही नहीं डेफिनेटली लोकल स्टोरेज में कुछ, तो अगर है नहीं तो उसके लिए लगा देते हैं, अगर है ही नहीं तो फॉल सेट कर दो, तब डार्क मोड नहीं है लाइट मोड रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट के लिए, अगर शुरू वाली बात चीज़ के लिए। ओके, सेम चीज़ ऐसा ही सेम हिस्ट्री के लिए ऐप मोड एंड यहाँ पे था हिस्ट्री एंड सेम चेक, अगर मान लो हिस्ट्री है ही नहीं शुरुआत में तो हिस्ट्री होगा ही नहीं, तो और करके एम्प्टी एरे हिस्ट्री की बजाय, ठीक है। सो लोकल स्टोरेज में अभी परसिस्ट करना चाहिए। सो मैंने डार्क मोड यूज इफेक्ट इज़ नॉट डिफाइंड, ओके यहाँ पे यूज इफेक्ट नॉट डिफाइंड, इसको कर लेते हैं। ओके यूज इफेक्ट को डिफाइन कर लिया। नाउ मैंने डार्क मोड में चेंज किया एंड रिफ्रेश किया, अभी भी डार्क मोड में ही, राइट। सो मैंने कुछ लिखा 80 माइनस 40 40 स्टार 50 कुछ आया, देन इसके अंदर प्लस किया 50 स्टार 40, ठीक है, माइनस 20 तो हिस्ट्री अपना बना है कुछ तो, राइट, हिस्ट्री आया है। देन अगर मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो हिस्ट्री स्टे हो रहा है, राइट। एंड इसमें अभी मुझे एक बग दिखा कि 8 प्रेस किया, लेकिन बैक स्पेस जाने पे हाँ ये देखो इसमें हिस्ट्री में सॉरी रिज़ल्ट में 8 अभी भी रह रहा है, ये नहीं चाहिए, हमने सब कुछ क्लियर कर दिया ना, तो ये नहीं रहना चाहिए। सो बैक स्पेस पे था ये, लास्ट में जाते हैं, कहाँ गया बैक स्पेस ये वाला है, हाँ। तो अगर मान लो एक्सप्रेशन नहीं है यहाँ पे कैलकुलेट रिज़ल्ट में, अगर एक्सप्रेशन नहीं है तो रिटर्न तो करो ही करो, साथ के साथ रिज़ल्ट में भी एम्प्टी शो कर दो, क्योंकि एक्सप्रेशन नहीं है तो रिज़ल्ट क्या होगा, राइट। सेट रिज़ल्ट यहाँ पे भी एम्प्टी सेट कर दो, राइट। सो अभी वो प्रॉब्लम फिक्स हो जानी चाहिए। तो मैंने कुछ टाइप किया बैक 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 बैक, हाँ हो गया, फिक्स हो गया। ओके सो दिस इज़ द कैलकुलेटर, ये सेम ही है जैसा पिछले वाले में, देखो ऐसा ही है एंड देन ऐसा, ठीक है। जस्ट थोड़ा बहुत स्टाइलिंग में शायद डिफरेंस हो सकता है, इसका बॉर्डर रेडियस 30 पिक्सल है, शायद पिछले वाले का 20 हो। ओके सो ये था अपना कैलकुलेटर, ठीक है, आज का प्रोजेक्ट। एंड होप सो तुम्हें समझ में आया होगा, खुद से बनाओगे प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आएगा। एंड एक और चीज़ एक लास्ट में बताना चाहता हूँ कि अगर तुम रिएक्ट सीख रहे हो, रिएक्ट डेवलपर बन रहे हो, राइट, तो तुम ऐसा कभी मत करो कि CSS को इग्नोर करते चलो। CSS इज़ अ की पार्ट ऑफ अ फ्रंट एंड डेवलपर। अगर तुम्हें CSS नहीं आता है ना, तुम्हें रिएक्ट कितना ही अच्छा आता हो, तुम लैग करोगे, ठीक है। मैं इसलिए CSS को फोकस कर रहा हूँ, मतलब CSS भी आना चाहिए। हम रिएक्ट में जावास्क्रिप्ट में अच्छे हो जाते हैं लेकिन CSS नहीं आता है। सो इन द एंड हम स्ट्रगल करते हैं किसी डिज़ाइन को बनाने में या फिर किसी चीज़ को ठीक करने में। तो CSS पे भी फोकस होना चाहिए एज वेल एज इन रिएक्ट। ओके सो कूल।